अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है दुश्मने जान बाय RK। एपिसोड 4। दानियाल साहब को अरिश के घर का एड्रेस उसकी सेक्रेटरी ने दिया था, मगर सारी बात यहीं से बिगड़नी थी। शायद वो चुप रहती, मगर दानियाल साहब ने भी कहा था जहाँ मर्जी होगी ढूंढ कर निकालूंगा। आखिर कौन बाप अपनी औलाद को मुंह जोरों होता देख सकता है। आधे घंटे का सफ़र हो जाने के बाद वो घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने एक नज़र घर को देखा था। काफ़ी बड़ा और यूनिक था, मगर गुस्सा था कि वो इतने दिनों के बागी होकर घर वापस नहीं आई थी। उन्होंने फिर भी हार मानी और अरीज को मनाना चाहा। घर के अंदर कदम रख गए, सारे हॉल को देखा, फिर ऊपर कमरे में रुक गया। अरीज, बड़े प्यार से कहते हुए दरवाज़ा खोलते हैं, मगर तभी सामने का मंजर देख गैरत जवाब दे गई। वो एक नामहरम के साथ चिपक कर सो रही थी और अंदाज भी ऐसा था कि देखने को दिल ना करता, मगर ये वो अभी तक नहीं जानते थे कि वो नामहरम नहीं था। वो उन्होंने अपने दांत पीसे और मुठ्ठियाँ बनाई। दिल तो कर रहा था यही उसी घर में कत्ल कर दे इन दोनों का। अरीज, वो चीखे थे, पूरे कमरे में चीख गूंजी। अरीज ने अपने बाप की ऊंची आवाज़ सुनकर डर से आंखें खोली। एक नज़र बाप पर गई तो दूसरी तरफ हैजाम को हक करके लेटने के अंदाज पर गई। वो फौरन से दूर हटी और जल्दी से उठकर खड़ी हुई, जबकि शर्म से सर उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। तुम्हें तो दिल कर रहा है जान से मार दूं। वह इस बार फिर से चीखे थे। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था अपना गुस्सा, मगर वाजे भी किसी से कम नहीं था। पहले एक्टिंग का शौक था और अब वो पूरा किया। अब ये काम करती हूँ, शर्म नहीं आती। अरिश्को को समझ ही नहीं आ रही थी कि एक तो बाप का गुस्सा, ऊपर से हैजाम सर अभी तक सो रहे थे। इतनी बात बन गई थी, मगर वो अभी तक सो रहा था। डैडी, अरिज ने अपने हक में बोलना चाहा, एक लफ्ज़ नहीं। आंखें गुस्से से सुर्ख करते माथे पर बल पड़े थे। गुस्सा हुआ था, बस नहीं चल रहा था कि इस अरिज को आगे लगा देते। कौन है ये लड़का? मैं पूछता हूँ कौन है? उनकी आवाज़ इस बार घर पर काबिज हुई थी। हैजाम के सर में शदीद दर्द होने लगा, एक चोट का, ऊपर से इस शोर का। उसने आंखें खोली तो सामने अरीज और इसके साथ खड़े शख्स को देखकर वो हड़बड़ी में उठा था। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ रहती हूँ। आपको अब चैन मिल जाना चाहिए कि घर छोड़ दिया है। चटाक। अपनी बेटी के मुंह से यह लफ्ज़ सुनकर एक ही पल में सर तमाचा दे मारा। वो डर से काँपी थी, मगर वो भी तो ढीठ बनी, सब सच नहीं बता रही थी। हैजाम को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर वो बेड से नीचे उतरा। दनियाल साहब ने इस बार हैजाम की तरफ रुक किया। माना कि उसके पास दौलत बहुत है, मगर तुम्हारे पास तो गैरत होनी चाहिए थी। दौलत की पुजारी कितने में सौदा किया है मेरी बेटी से। हैजाम को समझ कुछ नहीं आ रहा था, मगर सामने खड़े शख्स के मुंह से यह लफ्ज़ सुनना बर्दाश्त से बाहर थी। बीवी है वो मेरी, निकाह किया है मैं हम दोनों ने। ये क्या घटिया तरीन बातें कर रहे हैं आप? अरिश की नज़र हैजाम पर गई थी, जो इसके हक में बोल रहा था, जबकि आंखों में कई आंसू कैद थे, मगर कैद टूटी और वो गाल पर से होते नीचे जा गिरे थे। अरिश ने आंखों से आंसू तक साफ न किया। ओह, तो निकाह कर लिया उसने? अरीज को पीछे मुड़कर देखते हुए तंजिया कहते, एक बात याद रखना अरीज, अगर निकाह करके तुम बच गई हो तो निकाह टूट भी सकता है। वापस अपनी बेटी के सामने खड़े होते वो करकती से बोले, आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। अगर रखा तो ये ज़रूर सोच लेना, इस घर की एक ही इज्जत थी जिसने अपने शौक के लिए मेरी ज़िंदगी पर बेगैरती का तमाचा मारा है, और ये साबित किया है औलाद मुँह जोर होकर अपनी वालिदैन को गली गली रुसवा कर सकती है। मैं आज से मर गया तुम्हारे लिए, और तुम्हें अपने बाप के जनाजे पर मुबारक हो ये निकाह। बात को मुकम्मल कर वो कमरे से बाहर चले गए थे। अरीज ने वहीं पर खड़े होकर उनकी बात सोची। वो भी तो अन्ना रखती थी। एक थप्पड़ खाया था तो घर छोड़ दिया, अब दूसरा खाया है, पता नहीं आगे क्या करेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपना गुस्सा खुद पर निकालने से अच्छा उसने हैजाम को सुनाया। क्या अंधे हो जो नज़र और समझ नहीं आता कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है? उसका सच बताना अरीज को जहर लग रहा था। हैजाम ने उसको इग्नोर किया। कोई जवाब ना देते वो अरीज के पास से होकर गुजरा और कमरे से बाहर चला गया। तुम गरीब लोग होते ही ऐसे हो, जहाँ अमीर लड़की देखी वहाँ शरीफ बन गए और अपना घटिया हक जताने लगे। अरीज उसके पीछे आती चीखी थी। हैजाम ने इसी वक्त रुख पीछे किया और उसको शानों से पकड़कर दर्द दे जाने तक की पकड़ रखी। बकवास बंद करो लड़की, क्या समझती हो मुझे? हाँ, सच कहता है तुम्हारा बाप कि तुम्हारे पास दौलत है और मेरे पास गैरत नहीं, मगर तुम्हारी बातें सुनकर दिल कर रहा है गैरत बनकर तुम्हारे वजूद को लाश बना दूँ और फिर आग लगा दूँ। लफ्ज़ों के साथ पकड़ भी सख्त हो गई थी और चेहरे पर झुक गया। ये एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूँ? एक एक मिनट में तुम्हारे होश उड़ा सकती हूँ। अपना कंधा उठाती वो चीख कर बोली, अगर मेरे पास ये दिल ना होता तो कसम से मुझे तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद ना करता, मगर अफसोस कि इस दिल की वजह से मुझे तुम्हारे मुंह लगना पड़ रहा है। पीछे को झटका देते वो आंखें दिखाता बाहर चला गया। अरीज ने खुद को संभाला था, इतनी जोर का धक्का दिया था। हैजाम ने मुझ पर थूकने की बात कर रहा है ये?
चंद देर पहले गुजरे लफ्ज याद कर वो गुस्से से बातें कर रही थी। उसे आंखें बड़ी की और पास ही पड़े डिजाइन का जग उठाती वो दीवार पर लगी एलसीडी पर दे मारती। जग तो टूटा ही टूटा था मगर एलसीडी का कुछ न छूटा। उसे आधी वो नीचे लटक गई थी तो आधी दीवार के साथ ही लगी थी रही। आखिर समझता क्या है खुद को? इसकी जिंदगी आजाब न बनाई तो मेरा नाम भी अरीज नहीं। बहुत देखे हैं तुम जैसे लड़के, बहुत के साथ खेला है इस अरीज ने। अगर तुम्हारा एक एक सांस मुश्किल ना बना दिया तो फिर कहना बंदरी का यार ना हो। गुस्से से माथे पर हाथ रखती वो पेशानी मसलती है जबकि सांस खींच कर ले रही थी। इस कदर हवास बिगड़े थे अपनी इंसल्ट पर। अमरा घर में अकेली थी। हाशिम ऑफिस चला गया था। वो बोर हो रही थी। उसे हाशिम की बातें सोची कि वालिदैन से मोहब्बत करनी चाहिए, फिर वो चाहे जैसे भी क्यों ना हो। इसे हिम्मत कर हवेली कॉल मिलाई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। नंबर जावेद साहब का था मगर उठाई तस्मिया बी ने थी। अमरा की आवाज़ सुनकर तस्मिया बी ने कुछ सोचते जवाब दिया, अमरा मेरी बच्ची। वो झूठे आंसू रोती आवाज़ दुखी से कर रुके बोली, अमरा प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। अमरा तस्मिया बी की आवाज़ सुनकर ज़रा परेशान हुई। उसे बेड क्राउन से टेक छोड़ी और सीधा होते बैठी। ममा आप प्लीज़ अमरा मेरी बच्ची मुझे बचा लो। तुम्हारे मामू जब से तुम्हें मिलकर आए हैं तब से पागल बनने मुझे मारे जा रहे हैं और तो और मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। आधी अधूरी छोड़ी बात करके अमरा का दिल भारी कर रही थी और धमकी देते हैं कि हाशिम को मार दूंगा। मेरी बच्ची रोना जैसे डाला। आगे बंदे को सच का यकीन आता। तस्मिया भी उम्र गुजार चुकी थी। आखिर काम भी तो यही किए थे सारी जिंदगी। क्या कह रही हैं आप? हाशिम का सुन वो तड़पी थी जो तस्मिया बी को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बस हाशिम ही तो था अमरा के वापस पाकिस्तान आने की। मैं क्या बताऊँ मेरी बच्ची, तुम्हारे मामू ने कहा है कि हाशिम को छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं क्यों पागल बन रहा है मेरा भाई। मगर मेरा यकीन करो अमरा मेरी बच्ची मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। जावेद को भी नहीं बता सकती। डॉक्टर ने टेंशन से मना किया है। खुदा के लिए वापस आ जाओ। वो कह रहा था फ़ोन किसी से कि आज कुछ तो बुरा करेगा हाशिम के साथ। अमरा ने यह सब सुनकर यकीन किया और सांस रोक दिया। बहुत मुश्किल से बात हो रही है क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन तक नहीं है और तुम्हारे बाबा के फ़ोन पर तुम्हारा नंबर देखकर बात कर रही हूँ। वो कहता है कि मैं अपनी बच्ची से बात तक नहीं करूं, मगर माँ हो कैसे रह सकती हो। तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ। तस्मिया बी ने अपने सामने बैठे शफीक साहब को देखती दिल में मुस्कुरा रही थी। कोई रिश्तों में इतना बिगड़ सकता है कि बच्चों के नाजुक दिलों से खेले। नहीं शफीक नहीं। जानबूझकर चीखते वो रोती बोली मगर वो इशारे से फ़ोन पकड़ने का कह रही थी। शफीक साहब ने इसी वक्त फ़ोन पकड़ा। इस बार अमरा और शफीक साहब लाइन पर थे। अगर आज रात की फ़्लाइट से तुम वापस नहीं आई तो याद रखना हाशिम को देखने के लिए भी तरसोगी। इस बार हाशिम दुर्रानी का हशर उसके बाप जैसा होगा। बड़ा कहता था कि जमशेद दुर्रानी का बेटा है। फिर देखते हैं बेजान कैसे ले जाती है। तुम बस दुआएं करो क्योंकि आज की रात भारी है हाशिम पर। अमरा को मालूम नहीं था कि आंसू कब जारी हुए। कॉल बंद हो चुकी थी मगर जान रूह से निकल रही थी। टांगों पर खड़े होने तक की हिम्मत नहीं थी। उसे कार की आवाज़ सुनी तो फ़ोन समेत बाहर को भागी। उफ बहुत दर्द हो रहा है। हाशिम ने मुश्किल से अपना रुख कार से बाहर किया। अभी तो इसकी हालत अमरा देखती तब ना जाने कैसा हाल होता। कमीना इंसान अंधा था जो नज़र नहीं आया। सफ़ेद शर्ट होने की वजह से खून जरा नुमाया हुआ था। अमरा बाहर आई तो कदम वहीं पर रुके। जब हाशिम को देखा माथे की कनपट्टी से खून की लकीर बनकर वह बह रहा था। सीने से शर्ट खून से भरी थी जबकि हाथ के कंधे पर गहरा जख्म था जिसका खून बाजू से रास्ता बनाकर हाथों की उंगलियों पर नीचे जा गिरता है। हाशिम ने हाथ झटका तभी नज़र सामने अमरा पर गई। चेहरे पर जरा दर्द के तासिरात थे मगर अमरा को देख हैरानी के आए। हाशिम वह भागती हुई आई और दूर के डर से उसके मजबूत से हक किया। जबकि कंधे पर दर्द की लहर महसूस हुई। अमरा ने इन्हें फ़ोन के हाथों हाशिम की गर्दन के गिर्द हक कर लिए। ये क्या हुआ है? कब कैसे? हाशिम के गाल को एक हाथ से थामती वो बोली जबकि खौफ से आंखें सुर्ख और आंसू नदी की तरह बह रहे थे। मेरी गलती है जो बैंडेज करवा के नहीं आया और आप देखते ही रोना शुरू हो गई। बस छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके बताने पर अमरा ने दिल की तस्कीन के लिए फिर से हक किया। इस बार वो हाशिम के कंधे पर ठोड़ी रख कर रो रही थी। चुप करो, तुम्हें अंदाज़ा भी है मेरी ज़िंदगी हो तुम, फिर कैसे ऐसी अपनी ज़िंदगी को दर्द में देख सकती हो? कंधे पर जो दर्द की लहर दौड़ती महसूस हुई थी उस बात पर दर्द नहीं बल्कि कुछ और की एहसास महसूस हो रहे थे जो हाशिम समझता मुस्कुरा गया। दिखा मुझे कहाँ पर लगी। ज़रा दूरी बनाकर वो पूरे वजूद को जायज़ा लेते बोली मगर जहाँ हाथ रखा वो पकड़ा था वही कंधा पर जख्म था। सारी गलती इस जाहिल की थी। इतनी फास्ट कार कौन ड्राइव करता है? मुझे आपकी कसम मैं तेज़ गाड़ी भी नहीं चला रहा था। मासूमियत से कहते वो बिल्कुल बच्चे जैसे नक्श कर रहा था। अमरा का फ़ोन फिर से वाइब्रेशन करता है। वो डरती कॉल को नहीं उठा रही थी। हाशिम ने हरकत नोट की थी तो वो इग्नोर कर गया। दूसरी बार बेल आई तो अमरा ने फिर भी ना उठाई। वो बार बार कॉल
दे दी, मगर तभी मैसेज आए थे, चलो अंदर चलें। उसका हाथ अपने कंधे के गिर्द ले जाती वो इसको सहारा देख रही थी। हाशिम ने बहस किए बगैर अंदर रुक गया। मुझसे वादा करे कभी छोड़ कर नहीं जाएगी। कमरे में आते ही हाशिम ने कहा। अमरा ने कोई जवाब ना दिया और बेड पर उसको बिठाया। जिंदगी हाशिम की डोल रही थी और जुदाई का गम अमरा की तरफ से जान पर बनता था। क्या एक ही बात करते रहते हो? जब कह दिया है कि नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, फिक्री से कहती वो वार्डरोब के पास आती है, अंदर से हाशिम का ड्रेस निकालती है। हाशिम उसकी हरकत नोट कर रहा था। मुझे मौत से ज़्यादा आपकी जुदाई से डर लगता है, ये बात सच है। वह मुसलसल अमरा को देख रहा था, मगर अमरा उसका ड्रेस बेड पर रखती उसकी नज़रों को इग्नोर कर रही थी। शायद दिल डर रहा था। माथे पर से आते खून को देखकर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती? अभी ही धमकी मिली थी और सब सच भी हो गया। दुनिया में अगर रहना है तो लोग रह लेते हैं, फिर चाहे मोहब्बत के बगैर रहना हो क्यों ना हो। अमरा ने खुद पर शफीक साहब की बातों का डर बिठाया ही था, तभी तो वो अब बातों की बातों में समझा रही थी कि वक्त पर फिर से बदल देगा। झूठ कहते हैं वो लोग कि मोहब्बत के बगैर रहा जा सकता है। हिम्मत करता वो खड़े होते बोला। अमरा इसी वक्त ज़रा पीछे हुई। और ये झूठ मैं कहती हूँ, अब बताओ क्या मेरे झूठ को सच नहीं मानते तुम? हाशिम को इसके अंदाज बदले बदले रख रहे थे। जिस्म पर जख्मों का दर्द कम नहीं होता था, दिल का दर्द और बढ़ जाता था। तो फिर मैं आपको इश्क में काफिर समझूंगा, क्योंकि वही मोहब्बत में झूठ बोलते हैं। अमरा अभी तक नजरें फर्श पर गाड़े खड़ी थी। हाशिम को जवाब ना मिला तो ज़रा गुस्सा लाए और अपने कपड़े उठाता बात में चला गया। कुछ देर तक तो डॉक्टर आया, उसने चेकअप किया, मरहम पट्टी हुई। अमरा किसी वक्त के इंतजार में थी जब वो फ़ोन पर आए मैसेज देख सकती, मगर हाशिम के सामने वो नहीं देखना चाहती थी। रात के वक्त वो दोनों अपनी अपनी अलग साइड पर कमर करके लेटे थे। अमरा को आंख कहाँ नसीब हुई थी। उसे खुद पर से कंफर्टर उतारा और स्टूल से फ़ोन उठाती वो बाहर निकली, मगर एक नज़र पीछे मुड़कर उसने हाशिम को देखा था और फिर दोबारा वो बाहर निकल गई। दिल भारी सा था। वो सीधा टेरिस पर चली आई। अभी एक ठंडी हवा खाई नहीं थी कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ। देखा तो मैसेज आया। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेना है और बिल्कुल लूँगा। तुम्हारे हाशिम की हड्डी बोटी ना की तो कहना, अभी तो जिंदा छोड़ा है, मगर सिर्फ एक रात के लिए। अगर कल सुबह हवेली नज़र ना आई तो तुम्हें भी हाशिम सुबह नज़र नहीं आएगा। और हाँ, निकाह मुबारक। सारा मैसेज रीड किया और आखिर पर वही लफ्ज़ लिखे थे। इसने नोट किया था, वही पाकिस्तान का नंबर नज़र आया। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ हाशिम को? मैसेज तो रीड कर लिया, मगर खौफ से रूह तक काँप रही थी। ये सोच कर कि वो फिर से अजनबी बन जाएगी, फिर से छोड़ देगी, फिर से बेवफाई करेगी। मैं छोड़ सकती हूँ इसके लिए अगर ऐसे मोहब्बत में ज़िंदगियाँ मिलती हैं तो मैं दूंगी कुर्बानी। हवाएं चुप रही थी, आंखों में तपीस से आंसू बनने लगे। पानी की नमी मोटी हो रही थी। इन पलकों से मोती न संभले। वो नीचे जा गिरे और रोने के जब्त आजमाती नीचे घुटनों के बल बैठी दबी दबी सी चीख रही थी। सीने पर हाथ बांधे वो सर झुका गई। इसे बेदर्दी से आंसू रगड़े सर पर बने आसमान को देखा और फिर सारे इरादे बन बैठे थे। वो एक बार फिर से मतलबी हुई थी, मगर इस बार मोहब्बत के लिए, वरना अपनी ज़ात तो कहीं और ही छोड़ आई थी जब से जाना कि हाशिम से मोहब्बत है। हाशिम की आँख खुली तो वो अकेला बेड पर था। उसने खौफ से उठते इर्द गिर्द देखा, मगर पूरे कमरे में कोई नहीं था। वो डर रहा था कि कहीं अमरा चली तो नहीं गई। ये ख्याल यूं ही जहन नशीन हुआ। आप किधर है? इसने नंगे पाँव नीचे उतरते सहमी आवाज़ में पूछा, जबकि कानों से टकराती आवाज़ वापसी को मिली। अमरा जी, आप कहाँ हैं? वो दिल में अजीब कैफियत महसूस कर रहा था। जिसको देखना था वह पुकारने पर भी सामने नहीं आ रही थी। उसे जल्दी से जूता डाल अब कमरे से बाहर जाने का सोचा। उसके अल्फाज आधे ही रह गए जब नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़े खत पर जा रुकी। वो भागता उसके पास जाते उठा था। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, क्योंकि मैं खुद जाना चाहती हूँ। मैंने गलत किया था यहाँ पर आकर। मैं अब वहीं पर रहूँगी और अपनी गलती दुरुस्त करूँगी। हाथ काँप रहे थे। हाशिम के वो लफ्ज़ों को पढ़ तो गया था, मगर रूह तक सहम गई। वो अब बेसाख्ता था। वो सफ़ेद वर्क हाथ से फिसले नीचे जा गिरा। मुझे वापस जाना है। वो बार बार अमरा के लिखे लफ्ज़ सोच रहा था। कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक ही दिन में चली गई। जब दिल करता है तब आती है और जब दिल करता है तब चली जाती है। शदीद गुस्सा आ रहा था। रगे उभरी थी, नस्बें नुमाया हुई, आंखें सुर्ख हुई। क्या समझ रखा है मुझे? उसे चीखते सारा सामान एक पल में हाथ से दे मार कर नीचे गिरा दिया, जबकि वो पूरी कुव्वत से चीखा, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाकर रख दिया है। हाशिम का सांस गुस्से से फूल रहा था। इसने खुद को एक नज़र शीशे में देखा। पाकिस्तान, पाकिस्तान। अपने कानों पर हाथ रखता वो आंखें बंद कर गया और ऊपर से शफीक साहब के अल्फाज याद आ रहे थे। शायद वो पागल बन जाता अगर नफरत का सहारा ना लेता। अमरा की बेवफाई पर नफरत करता हूँ मैं। इसे नज़र उठाकर शीशे में अपना वजूद देखा। आंखें बोझल थी, माथे पर आते बाल गीले हो रहे थे, पसीना शराबोश कर रहा था। उसे पूरी कुव्वत से चीखते शीशे पर
मुक्का दे मारा। चीखने से नब्ज़ें ज़्यादा नुमायाँ हो रही थी, हाथ भी खून से भरा। उसने आधे टूटे फूटे शीशे में आंखें गाड़ी खुद की ज़ात घुरी। इस बार हाशिम जमशेद दुर्रानी जाएगा वापस। गुस्से से वो नज़रें हटाकर कमरे से बाहर जाने लगा, मगर पाँव में वही वक्त रास्ते में आया। इसने नज़रें झुकाकर इस सितम खत को देखा। मोहब्बत ना होती आप तो कसम मेरे इश्क की हक समेत छीनता आपको, और नफरत हो जाती तो आपको खुद की ज़ात से। इस वक्त पर पाँव रखते वो आगे बढ़ गया। इसने दरवाज़ा पटक कर मारा और तेज़ी से चलते सीढ़ियों को बुर करता वो नीचे आया। जैसी आज चाल थी बड़ी रौबदार लगती थी। कहाँ पर जा रहे हैं हम? सकीना भी अभी बाहर ही खड़ी थी जब हाशिम को हॉल से बाहर निकलते देखा। हाशिम ने एक नज़र देखा था, जैसे आंखें आग की जलन में तप रही हो। आग लगा दे इस घर को या फिर बेच दे, जिसमें मेरी मोहब्बत नहीं। मैं तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक सज़ा ना दे दूँ इन्हें, और हक समेत वापस ना ले आऊँ। आज तो सकीना भी डरी हाशिम का गुस्सा देखकर। उन्होंने रोकना चाहा, मगर वो भारी कदमों से चलता गया। पता नहीं वो आगे क्या करता। गर्म दिमाग का लड़का था, बिल्कुल बाप पर गया था। फरह, यार मैंने ठीक किया क्या? अमरा ने सोचों में गुम अंदाज से पूछा। तुम्हें पता है ना मुझे हाशिम से कितनी मोहब्बत है, मगर मैं कैसे इसको खोज सकती हूँ? फरह जो अमरा के पास खड़ी कपड़े देख रही थी, उसकी बात सुनती, ड्रेस को अमरा के पेट पर रखती वो इसके पास बैठी। यही तो डर होता है मोहब्बत में आशिक को खोने का। मगर यार तो मुझे पूरी बात बताती भी तो नहीं। फरह ने अमरा का हाथ थामा, मगर अमरा अभी तक अपनी बेवफाई पर पेशमान थी। नादामत कम होने की जगह और बढ़ती जाती जब जब हाशिम का सोचती। तुम कभी नहीं समझोगी मोहब्बत क्या होती है। वो मेरे लिए रोता है तो दिल करता है शर्म से मर जाऊं, मगर कसम मुझे हाशिम की, मैं उसको कभी नहीं खोना चाहती। मैंने सही फैसला किया है, इससे दूर रहने का। कम से कम वो जिंदा तो है। अमरा को रोती देख फरह चुप हुई। उसने आज रोने ही दिया था, दिल का भारीपन तो कम होता। मगर ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा जिसमें मोहब्बत ना हो। अमरा के गले लगते फरह ने सर पर हाथ रखते बाल सहलाए। वो रो रही थी और एक दो बच्चों की तरह चुप करवा रही थी। मुझे नहीं पता, मगर इस धमकी के बाद मैं एक अंदर तक डर गई हूँ। नहीं खो सकती उसे। अमरा ने रोने में तेजी की और घुट घुट कर रो रही थी। सांस अटक रहा था। दिल ने आज फिर से बेवफाई करवा ली थी। कितने वादे किए थे कभी नहीं छोड़ूंगी, मगर सब झूठ निकला जब वो धमकी उस पर भारी पड़ी। अल्लाह पर यकीन करो, वो सब दिलों के राज जानते हैं। वो तुम्हारी मुश्किल आसान करेंगे और तुम दोनों को हक में बेहतर से बेहतरीन करेंगे। चुप कर जाओ, फरह प्यार से बोली। मगर अमरा को बार बार हाशिम का ख्याल सता रहा था। वो तो अब नींद से उठ भी गया होगा, जिस तरह बचपन में नींद से उठा था और अमरा नहीं मिली थी। इस बार भी यही किया। अमरा ने और एक बार फिर से वापस चली आई थी, मगर इस बार वो हाशिम नहीं था जो मोहब्बत के सामने फिर से खामोश हो जाता। इस बार वो हाशिम जमशेद दुर्रानी बना था, जो रिश्तों में सज़ा देना और हक छीनना जान गया था। आखिर सिखाया भी तो इसी अमरा ने था, बार बार बेवफाई करके। वो मुसलसल ड्रिंक कर रहा था। एक गिलास खत्म ना होता तो दूसरा मांग लेता। काउंटर के बाहर स्टूल पर बैठा वो फ़ोन में अमरा की तस्वीर को घूरे जा रहा था। नशे की वजह से आंख मुश्किल से खुलती थी। नफरत आपसे। शीशे की टेबल पर कोहनी रख बाजू पर सर रखता वो फ़ोन की स्क्रीन आंखों के सामने करता बोला। एक तो नफरत कहता था, फिर दीवानों की तरह देखे भी जा रहा था। आई हेट यू। कितना दिलकश चेहरा था, मगर बेवफाई कमाल की कर गया। हाशिम साकित हुआ, सांस रोका, आंखें न झपकी, बस सितमगर को देखने लगा। झूठ था, तरस खा कर आई थी। अगर तरस नहीं खाती थी मुझ पर तो तरस खाई, मोहब्बत भी ना करती। गुजरे लम्हा दिमाग में घूमने इसने एक हाथ से सहारा लेते उठना चाहा। सारा क्लब लोगों से भरा पड़ा था। ये वही क्लब था न्यूयॉर्क का मशहूर तरीन, जहाँ आरिज आया करती थी, मगर वो आज फिर इस क्लब में आई थी। आखिर हैजाम ने जो इंसल्ट की थी वो सब भूलने के लिए आज फिर क्लब आई, मगर आज इस क्लब में आज हाशिम भी था। कितनी मोहब्बत करता था। वो उठा तो एक आदमी से टकरा गया। हाशिम के हाथ से फ़ोन नीचे जा गिरा था। आदमी ने उसकी हालत देख के और एक नज़र फ़ोन को देखते उठा लिया, मगर सामने अमरा की तस्वीर नज़र आई। क़यामत है यार। उसको उर्दू आती थी, मगर जो लफ्ज़ बोले थे हाशिम ने सुन मुठ्ठियाँ भींची। फ़ोन दे। आंखों में आंखें गाड़ वो दहशत ज़दा अंदाज में बोला। आदमी ने आईब्रो उठाया। तेरी हालत देख कर तरस आ रहा है यार। ये लड़की होती ही ऐसी है, पहले मोहब्बत से मुब्तला करती है, फिर नए यारों के साथ सेट हो जाती है। मगर तू टेंशन मत ले यार, अगर बोर हो गया है तो मुझे अमानत दे देना। हाशिम का खून खौल रहा था। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं की थी। एक नज़र हाशिम ने इर्द गिर्द देखा था, किसी की दूसरे पर नज़र नहीं थी। सब नाचते गाने में झूम रहे थे, मगर सभी रुके थे जब किसी को मार खाते देखा। हाशिम ने जिस स्टूल पर बैठा था वही उठाकर इस आदमी के सर पर दे मारा। बकवास बंद कर, आग लगा दूंगा तुझे। स्टूल के टूट जाने पर भी वो दोबारा उसके सर पर मारता गया। आदमी सीधा नीचे जा गिरा। जिस फ़ोन में अमरा की तस्वीर ने जंग करवाई थी वो फ़ोन भी नीचे गिर चुका था। हाशिम ने स्टूल को दूर फेंका और इस आदमी के ऊपर झुककर खड़ा हुआ, और जब वो नीचे फर्श पर लेटा था
नशे में ज़रूर हूँ, मगर अपनी मोहब्बत के मुतालिक घटिया लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर मेरी मोहब्बत के खिलाफ एक भी घटिया लफ्ज़ बोला तो तेरी ज़बान को आग लगा दूंगा। हाशिम ने कॉलर से पकड़कर मुक्का दे मारा। सभी लोग इर्द गिर्द हुए। क्लब के सेंटर में ये दोनों पागलों की तरह लड़ रहे थे। मैनेजर ने कैमरे से नोट किया तो भागते उनके पास जाकर माहौल को ठंडा करना चाहा। तेरी तो। इसने एकदम हाशिम के पेट में लात मारी। वो पीछे होते नीचे जा गिरा। आदमी ने खड़े होते अपने कपड़े झाड़े, जबकि सर से खून बह रहा था। अरीज ने क्लब का माहौल खराब देखा तो वहां पर जाना चाहा, क्योंकि वो कॉर्नर पर खड़ी थी। मुझे मारेगा तू? हाशिम अभी उठा ही था कि उस आदमी ने रख कर मुंह पर मुक्का मारा। हाशिम का चेहरा दूसरी तरफ हुआ। इसे एक और मुक्का मारना चाहा तो हाशिम ने मुट्ठी का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो मुक्का मारने लगा था। बहुत देखी है ऐसी लड़कियां, याशु की सौदागरी होती है, और तुम जैसे लड़के मुंह मारते हैं इनके पीछे। गुस्से से सारा नशा उतर गया। हाशिम ने अपनी हवास काबू से बाहर किया और एक थप्पड़ सामने वाले के मुंह पे दे मारा। फिर एक और थप्पड़ दे मारा, जबकि पीछे जाते उसने एक और स्टूल उठाते भागते उसके सर से गुजार दिया। गुस्सा ठंडा होने की जगह तप रहा था। हाशिम, जमशेद का इश्क है वो, आग लगा दूंगा तुझे, मगर अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। म्यूजिक सब बंद थी। हाशिम का अपना नाम ऊंचा लेना अरीज ने सुन लिया था। हैरानी से आंखें खोली थी। आवाज़ तो नहीं पहचानी जा सकती थी, मगर दिल कहता था कि वही लड़का होगा जिसको बचपन से ढूंढने की चाह थी। उसे देखना चाहा। वो लोगों की भीड़ को क्रॉस करने की कोशिश करती रही। मोहब्बत है वो मेरी। हाशिम ने उसका सर पकड़कर शीशे के मेज के आर पार किया। पूरे चेहरे पर कांच के टुकड़े धंस गए थे। कितना जालिम बना था वो। बालों से खींचकर सीधा करते चेहरा अपने चेहरे के करीब करता आंखें जल रही थी। दिल कर रहा था उसकी जान निकाल दे। इसलिए छोड़ दिया हूँ कि माँ बाप मैयत को देखकर डरे ना, वरना यहीं पर गाड़ देता। जबड़े को दबोच कर वो बोला, जबकि सामने वाले का नैन नक्श सब बिगड़ चुका था, जैसे चेहरा पहचानने को नहीं आ रहा था। मैनेजर तो कब का आ गया था, मगर इसका गुस्सा तेज देख उसने अपनी हड्डी नहीं तोड़नी थी, इसीलिए भीड़ में आम सा बन गया। हाशिम ने उसको अपने सामने से धक्का दिया और हाथ झाड़ते अरीज ने आदमी के पीछे हो जाने पर हाशिम को देखा और देखती रह गई। ग्रे आईज गुस्से से सुर्ख थी। होठों के किनारे से खून जम चुका था। हाथ जख्मी था। वो देखते कदम आगे बढ़ाती है, जबकि आंखों को यकीन नहीं आ रहा था सामने वही लड़का था जिसको वो देखने के लिए तरस गई थी। हाशिम ने काउंटर से शराब की बोतल उठाई और नीचे गिरे फोन को उठाते शर्ट से रगड़ते साफ किया। अरीज अभी उसके पास ही आई थी जब वो इस अनजान लड़की को देखकर भी नजरअंदाज करके पास से गुजर गया। अरीज उसको जाता देखती रह गई और वो पास से अनजान बनकर गुजर गया था। ये हाशिम था। वो खुशी से मुस्कुराई थी। हाशिम देखते ही क्लब से बाहर निकल कर गायब हुआ। अरीज ने उसका पीछा करना चाहा। कार के पास आते उसने अंदर बैठकर मुश्किल से ड्राइविंग की, जबकि एक हाथ से वो मुसलसल शराब पी रहा था जो उतरी थी और ज़रा होश आया था। अब दोबारा पी चढ़ा गई थी। बहुत मज़ा आने वाला है अब। एक तरफा मुस्कुराहट दबाए वो कार को और भी तेज करता है। उसे प्यासे होठों से फिर शराब पी, जबकि होठ का किनारा अभी तक जख्मी था। शराब से जलन तो होती ही थी, मगर वो फिर भी पिए जा रहा था जब तक ये खत्म न होती। आरिश क्लब के बाहर आई तो कार को जाते देखा। इसे फौरन से अपनी कार के पास जाते अंदर बैठकर पीछा करना चाहा। हाशिम की ड्राइविंग बहुत तेज थी। आरिश मुश्किल से उसका पीछा कर पा रही थी, मगर छोड़ती तो वो भी ना थी। आखिर इतने सवालों के बाद वो मिला था। ठीक कहते हैं, मोहब्बत में सज़ा लाजिम होनी चाहिए, वरना महबूब बेवफाई का तमाचा मारता रहेगा दिल पर। कार की रफ्तार वो बार बार तेज करता। इस हालत में भी अमरा ही अमरा छाई हुई थी दिल व दिमाग पर। उसने जैसे तैसे करके सफ़र ख़त्म किया और अपने घर को पहुंचा। अरीज ने सारा एड्रेस नोट कर लिया, वो कहाँ पर रहता था। हाशिम ने कार से बाहर निकलते गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और शराबी चाल से अंदर चला गया। रात के 10 बज रहे थे। अरीज ने कार मेन गेट के बाहर ही रोकी और हाशिम को अंदर जाते देख रही थी, मगर इससे बात न की, सामने भी ना गई थी। बस सही वक्त के इंतजार में थी। जहाँ इतने साल इंतजार किया वहाँ एक रात और इंतजार मुश्किल नहीं था। इसने वापसी की। वो काफ़ी खुश नजर आ रही थी। हाशिम को ढूंढकर सारा गुस्सा उतर गया था। रात की तारीकी में चांद की रोशनी उसके चेहरे पर गिरती थी। वो नींद में थी, मगर चैन की नींद कहाँ नसीब थी उसकी। ज़िंदगी सोई भी थी तो कच्ची नींद में। हाशिम एकदम खौफ से आंखें खोली, जैसे कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो। हाशिम इसे कंफर्टर को परे कर दिया और उठकर बैठी। खौफ से सांस रोक रहा था। इस कदर डरावना ख्वाब देखा था। मुझे तुम्हारे पास जाना है। दिल पर हाथ रखती वो दबी दबी चीख रही थी, जबकि आंसू जारी थे। वो बस रोई जा रही थी। तभी मोबाइल पर
मैसेज आया। उसने खौफ से फ़ोन को देखा जो पास ही स्टूल पर पड़ा था। वो बार बार वही मैसेज सोच रही थी। दिल कहता था कि फिर से धमकी होगी, इसीलिए वो देख ही नहीं रही थी। अमरा। शफीक साहब बगैर इजाज़त के दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुए। अमरा इसी वक्त बेड से उठी और अपना दुपट्टा सीधा किया। ओह, तो तुम सोई नहीं? चलो अच्छी बात है। मुझे तुमसे कुछ कहना था। कल मेरे साथ शॉपिंग पर जाना है, फिर कुछ दिनों बाद निकाह की अरेंजमेंट होगी, इसीलिए कह रहा हूँ। मगर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बाबा के आने से पहले निकाह हो जाएगा। अमरा के देखते वो मगरूर अंदाज से बोले, यहाँ पर बुलवाया है, मैं आ गई, मगर मेरा निकाह सिर्फ हाशिम से होगा, सुन लिया? अब जाए यहाँ से। गुस्से से देखती वो खरकती से बोली। शफीक साहब ने चंद कदम बढ़ाए, फिर वहीं रुके। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, खामोश बैठा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना जान तो तुम भी गई हो, मैं क्या कर सकता हूँ। आंखें दिखाते वो बाहर चले गए। अमरा ने उनके जाने के बाद दरवाजे को लॉक किया और इसी के साथ पुश लगाती वो नीचे झुकती फर्श पर बैठी। बाबा प्लीज़ वापस आ जाए, क्यों छोड़कर चले गए? अपने बाप को याद करती वो फिर से रोने लगी। जब से मैसेज पढ़े थे तब से इन आंखों को चैन नहीं मिला था। रोज़ रोती थी, कभी हाशिम की याद में तो कभी अपने नसीब पर। और अब तो घर पर बाप भी नहीं था जो सहारा देता, क्योंकि वो मुल्क से बाहर कारोबारी सिलसिले से गए थे। हाशिम ने कमरे में आते कपड़े बदलने के लिए वार्डरोब को खोला, मगर सामने अमरा की ड्रेस नजर आई जो उसे ईद के दिन पहनी थी। सारी चूड़ियाँ बॉक्स में बंद थी, मगर शीशे का होने की वजह से रंग नुमाया होता। अगर जाना था तो ये भी लेकर जाती, गुस्से से कहते उसने हैंगर समेत ड्रेस फर्श पर दे मारी। तभी चूड़ियों का ख्याल आया, उसने वो भी उठाकर नीचे फेंक पटकी। वो शीशे के डब्बे से बाहर निकलकर टूटी, मगर कुछ अभी तक सलामत थी। मोहब्बत करती थी। वो अपनी महबूब की मोहब्बत पर ही हंस दिया। अपना ड्रेस निकालते उसने फिर से दरवाज़ा पटका। आज तो सारी चीज़ें उठाकर तोड़ ही देता। वापस को मुड़ा तो पाँव में वही ड्रेस और चूड़ियाँ नजर आई। कितना चाहा था इसने हाशिम ने। वो फिर से नरम पड़ा था, फिर से तड़पने लगा अमरा की मोहब्बत में। उसे नीचे झुककर चूड़ियाँ उठाई और दूसरे हाथ से दुपट्टा उठाने लगा तो पाँव अनबैलेंस होते डर से नीचे जा गिरा। माथे पर खराश आई थी, हाथ से खून रसने लगा। वजह यह थी कि चूड़ियाँ नहीं टूटने दी, मगर हाथ की हथेली जख्मी कर ली। जब ये कांच इतनी एहतियात से भी अंदर धंस गया। कितनी एहतियात की थी, मगर फिर भी दर्द मिल रहा था जितना मैं दर्द सहा है। अब आपकी बारी है जानम आशिकी। चूड़ियों को जख्मी लबों से लगाता वो चुमते कहता है। ज़्यादा नशा और सर पर चोट की वजह से आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। हाशिम जिस तरह से नीचे गिरा था उसी नशेई हालत में सो गया, मगर चूड़ियों का हाथ उसने दिल के मुकाम पर रख दिया। इन सफ़ेद रंग की चूड़ियों पर हाशिम का सुर्ख खून चढ़ा था। तुम अमरा अच्छी हो अमरा, बहुत। अमरा कार से बाहर देख रही थी जब शफीक साहब के अल्फाज सुनाई दी, मगर उसने मुड़कर नहीं देखा। तुम देखना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अमरा का दिल कर रहा था इस चलती कार से बाहर गिर पड़े, मगर शफीक के साथ ना बैठे। शफीक साहब भी तो धमकियां दे रहे थे, वो सब करवा लेते जो दिल चाहता था। मैं क्या करूं अमरा, तुम मानती भी नहीं हो, इसीलिए धमकियों से काम निकलवाना पड़ता है मुझे। मुस्कुरा कर कहते वो एक नज़र अमरा को देखते हैं, मगर फिर सामने नज़र कर ली। सड़क पर कई गाड़ियां गई, कई लोग चल रहे थे। शफीक साहब बड़े आराम से ड्राइविंग में मसरूफ थे, जबकि उनकी कार के पीछे हाशिम की कार थी। शफीक साहब भी वापस हवेली जा रहे थे और हाशिम भी हवेली, मगर अब पता नहीं वो किसको कहाँ भेजता। ये तो हाशिम जमशेद दुर्रानी का वक्त बताएगा। जानू, शफीका तो यहीं पर मिल गया। हाशिम जमशेद दुर्रानी मुस्कुराते कार को इनके बगल से निकालता है और फिर हाशिम ने कार की स्पीड तेज़ की और टर्न लेते अमरा की कार के सामने जा रुकी। चंद देर बाद कार का दरवाज़ा खुला था और वो डर रही थी जब सामने वाली ब्लैक की BMW कार से बाहर निकलते शख्स को देख। ब्लैक शूज़ पाँव में थे। कार का दरवाज़ा खुला और वो बड़े रौबदार शख्सियत मालूम होता था। नज़र आता ब्लैक 3 पीस सूट था, जबकि शर्ट वाइट थी। सीने से बटन इतने खुले थे कि बॉडी अच्छी खासी नज़र आती। और फिर वाइट चैन ने भी कमाल किया। ब्लैक की सन ग्लासेस लगाई हुई थी, बाल माथे को हमेशा की तरह चिपके थे। ये हाशिम है, अमरा ने डरी आवाज़ से कहा। हाशिम ने कार का डोर पटक कर मारा और कार में बैठी अमरा को खा जाने वाली नज़रों से देखा। इतनी नफरत नज़र आती थी, अमरा का दिल खौफ ज़रदा हो रहा था जब हाशिम को कार के पास आते देखा। वेलकम बैक नहीं करेगी अपने शौहर का, दांत पीसते वो गर्राया था, जबकि अमरा की हालत इतनी खौफजदा थी कि शफीक साहब भी देखकर हैरान हुए। तुम डरो नहीं, मैं खुद इस लड़के को आज सबक सिखाऊंगा। शफीक साहब हीरो बनते बाहर निकले और सीधा हाशिम के सामने जा खड़े हुए, जबकि हाशिम को इनका देखकर मुस्कुराया था। जब से तुम्हें थप्पड़ मारे हैं तब से दिल लगी बन गए हो तुम मेरी जानो शफीका। वो तमस्करा उड़ाते अमरा को वो हाशिम लगी नहीं रहा था। मेरी दुश्मन जान के साथ घूमना है,
रूह तो कांप रही थी जब हाशिम ने एकदम शफीक साहब के मुंह पर तमाचा मारा। कुछ लम्हे पहले तो वो हंस रहा था और अचानक ही अंदाज बदलते उसने थप्पड़ रसीद किया। हाय अल्लाह, जोर का लगा है जानो शफीका। शफीक साहब का चेहरा सहमा देख वो मासूमियत से कहता, नफ़ी में सर को जन बीज देता। उनके दर्द को अपना दर्द समझ रहा था। हाशिम ने अब कार में बैठी अमरा को देखा, पेशानी पर बल पड़े। उसने अपने जख्मी हाथ की मुट्ठी बनाई तो जमा खून ताज़ा हुआ। हाशिम रुक जाओ, इसको कार के पास जाते देख शफीक साहब चिल्लाते उसके पास आए। हाशिम ने रोक कर एक लंबा सांस भरा और फिर मुड़ते उनका कॉलर पकड़ कर एक और थप्पड़ मारने के लिए हाथ खसा, मगर शफीक साहब ने इसी वक्त आंखें मीच ली, शायद हाथ के भारी होने की वजह से। क्यों बार बार तंग करते हो? दिल नहीं करता अपनी जानू को मारो। पाकिस्तान सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ जानू। शफीका जिस हाथ से थप्पड़ मारा ना था वो हवा में ही रुके खड़ा था। स्टाइल देता वो अपने सर के बालों को ठीक करता है, जबकि ये अंदाज काफ़ी फ़नी था। आखिरी बार कह रहा हूँ, मर्द की औलाद है तो गैरत दिखा और शरीफ बनकर रह, वरना तेरे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड निकाल कर चाचू साईं को दिखाऊंगा। कॉलर को झटकते वो गाल पर थपड़ी देते बोला, मगर हाशिम भी क्या करता, आदत से मजबूर था। जानू शफीका से इतनी मोहब्बत करता था कि फिर से अचानक एक और थप्पड़ मार दिया। इस बार तो सबसे भारी थप्पड़ था, इतना कि शफीक साहब पीछे जा गिरे थे और मार भी खा लेते, मगर फिर भी चैन नहीं मिलता। हाशिम ने ग्लासेस उतारी और मुड़कर अमरा की तरफ रुक गया। अमरा की साइड का दरवाज़ा खोलकर वो कलाई से पकड़कर घसीटने के अंदाज में बाहर निकालता है, मगर इतनी सख्ती रखी कि अमरा के चेहरे से दर्द वाजे नजर आता। हाशिम छोड़ो, वो इसको अपनी कार की तरफ घसीटते लगा। इतना तमाशा हो जाने के बाद सब लोगों ने हुजूम बना दिया, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन अमीरों की औलाद को कुछ भी कह सकते। हाशिम छोड़ो मुझे। वो कार के पास लाया तो अमरा ने बेदर्दी से कहा। हाशिम ने इसी वक्त अमरा की कमर कार के डोर के साथ लगा दिया और खुद पर झुका, जबकि जिस हाथ को मजबूती से पकड़ रखा था वो कमर के गिर्द पीछे गया, मगर दूसरा हाथ जोर से दरवाजे के शीशे पर रख कर अमरा के रास्ते बन गए। ऊंची आवाज़ नहीं, वरना यहीं पर गला दबा दूंगा। दांत पीसते वो अमरा के चेहरे पर झुक कर गिराया। अमरा ने इस वक्त आंखें मीच ली। लफ्ज़ों का कहर था, इतनी नफरतों से बोला था। हाशिम ने वो गुस्से से लाल आंखें कर उसके चेहरे को देख रहा था। कितना हुस्न था इस जानम आशिकी के, मगर काश वो बेवफाई ना करती तो आज हाशिम इसको सज़ा ना देता। मगर इस हाशिम को भी अब समझ आया था कि जब तक बागी आशिक को सज़ा ना दी जाए तब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज ही तो मज़ा आएगा सज़ाए इश्क देने में। वो दरवाजे से परे करता वो इसको खोल अमरा को अंदर धकेलते दे मारा और बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर वो काँपी थी। हाशिम ने फ्रंट पर उसके साथ बैठते ड्राइविंग सीट संभाली। वो कार स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। सब लोग ये मंजर देख रहे थे। कुछ ने तो वीडियोज़ बनाकर अपलोड कर दी तो कुछ ने तस्वीर बनाकर हर जगह स्टेटस लगा दिए। लोगों को तो बहाना चाहिए था। अब अगर हाशिम जमशेद दुर्रानी का जिक्र होता तो फेम कैसे ना मिलता इनको। हाशिम मुझे वापस जाना है। अमरा ने शीशे को नीचे करना चाहा तो हाशिम ने कार की स्पीड और तेज की। क्या तुम समझ नहीं रहे, मुझे वापस घर जाना है। हाशिम को खामोश देख वो हिम्मत करके चीखी। हाशिम ने जब्त बर्दाश्त किया और फिर से कार तेज की और आज बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। क्या पागल हो गए हो तुम? अमरा ने उसको टस से मस्ता होते देख इस बार पूरी कुव्वत से चीखते कहा, जबकि हाशिम ने सामने वाले ट्रक के पास से कार गुजरी और हैंडल घुमाकर इसको रोड के साइड पर रोक ब्रेक इतनी तेजी से लगाई कि अमरा आगे को झुकी थी। हाँ पागल हूँ मैं। अपना हाथ हैंडल पर मारते वो भारी आवाज से चीखा। अमरा सहम गई। उसकी खूनी इनकलाबी आंखों में देखकर दिल कर रहा है आपकी जान ले लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरी मोहब्बत ही आपकी जान पर बनकर जानम आशिकी की जान लेगी। पैंट की पॉकेट से रुमाल निकालते उसने तेजी से अमरा के चेहरे पर रखा। उसकी स्मेल सूंघकर अमरा को तो होश जाते महसूस हो रहे थे। उसे दबी दबी चीख से हाशिम का भारी हाथ पीछे करना चाहा, मगर कर ना सकी। जब वह मुकम्मल बेहोश हो गई तो हाशिम ने सीट बेल्ट बांधते अब दोबारा ड्राइविंग स्टार्ट किया और अपने आने वाले इरादों को सोचने लगा। अब पता नहीं इसको हवेली लेकर जाता या फिर सज़ा देने के लिए अपने अलग घर जहाँ कैद रखता और अपनी मोहब्बत वसूल करता इस दुश्मनी जान से। सफ़र एहतमाम हुआ तो कार दुर्रानी हाउस के बाहर जा रुकी। बड़ा सिया गेट मुलाजिम ने खोला। हाशिम ने कार अंदर इंटर की। सामने ही हॉल का मेन दरवाज़ा था जो पूरे घर को खुलता था। इधर आओ। हाशिम ने मुलाजिम को आवाज़ दी तो अपने असलहा समेत भागता हुआ आया। नस्ली कुत्ता चाहिए जिसको देखकर खौफ आता हो और आवाज़ इतनी खौफनाक हो कि रूह तक कांप जाए। अगर ऐसा कुत्ता नहीं लाकर दोगे तो तुम्हें नौकरी से फारिग करूंगा। अब जाओ। हाथ के इशारे से वो जाने का हुक्म देता सख्ती से बोला। मुलाजिम के जाने के बाद वो एक नज़र अमरा को देखता है जो अभी तक बेहोश पड़ी थी। उसे कार से बाहर निकलते अमरा के डोर की साइड की तरफ रुक किया और फिर दरवाज़ा खोल ज़रा अंदर झुक कर अमरा को अपने हसार में लेते उठाया। ऐसे चलते ही हाशिम
हॉल में फिर सीढ़ियों को क्रॉस करता ऊपर कमरे में चला गया, जबकि सीढ़ियां दो तरफा बनी हुई थी जो हॉल की खूबसूरती में इजाफा करती थी। कमरे में जब दाखिल हुआ तो काफ़ी यूनिक नज़र आया, मगर कमरा देखने की जगह अमरा की फिक्र थी। आधे घंटे से वो यूं ही बेहोश थी। बड़ी एहतियात से हाशिम ने उसको बेड पर लिटाया था और खुद कमरे से बाहर निकल गया और तब तक अंदर ना आया जब तक अमरा को मुकम्मल होश ना आ जाता। मगर अब तो रात हो रही थी। हाशिम ने जाकर देखना चाहा। रात का खाना भी खाना था दोनों ने, इसीलिए हाथ में खाने का ट्रे लिए वो अंदर दाखिल हुआ। अभी तक उठी क्यों नहीं? उसने ट्रे शीशे के मेज पर रखा और फिक्र से चलता अमरा के पास जाकर बैठा। फिर अमरा का हाथ अपने हाथ में थामा। बहुत तकलीफ दी है आपने मुझे। अमरा के हसीन चेहरे पर गिरी बागी जुल्फ को अपनी शहादत की उंगली से पीछे करता धकेलता वो उसका हुस्न देखते आहिस्तगी से बोला, मगर अब आपकी बारी है जानम आशिकी। अपनी उंगली को शहर रख पर रखते हुए उसने दबाया। अमरा की नींद इसी वक्त टूटी जब नब्ज पर दबाव महसूस किया, मगर सामने अपने पास बैठे हाशिम को देखकर इस डर में और इजाफा हुआ। आपको याद है नॉवेल्स के रूड हीरो? हाशिम ने उसके पास से उठा और मुस्कुरा कर कहते सोफे पर जा बैठा। अमरा उठकर बैठी। मुझे तो यकीन नहीं आता कि आपने कभी मुझसे मोहब्बत की भी है या फिर दो लफ्ज़ मोहब्बत की भीख में देती आई है। दोनों हाथ सोफे की बैक साइड पर रखते वो आंखें छोटी करता अमरा को घूर रहा था, जबकि चेहरे पर हल्का हल्का गुस्सा जाहिर था। डोंट वरी जानम आशिकी, इस बार सदके वारे जाएंगे जब आपकी जान निकाल दी मैंने अपनी नफरत से। नफरत अच्छी खासी झलक रही थी लफ्ज़ों में। मोहब्बत में अगर बागी महबूब को इसकी बेवफाई पर कैद की सज़ा ना दी जाए तो वो आज़ादी की तलब से बार बार छूटता जाएगा, मगर इस बार हाशिम जमशेद दुर्रानी जानम आशिकी को कैद की तलब लगाकर अपनी मोहब्बत में कैद रखेगा। सारी ज़िंदगी की मोहब्बत वसूल करेगा। इतनी खरत नज़रों की तपिश थी कि अमरा ने नज़रों से नज़र ना मिलाई। बड़े आराम से वो सोफे से पुश लगाए टांगों पर टांगे रखता अपने इश्क की ज़ात को घूरे जा रहा था। पूरे कमरे में खामोशी थी। हाशिम आंखें छोटी करता अमरा को मुसलसल देखे जा रहा था। चेहरे पर शायद गुस्सा था। किसी को चाहना मुश्किल नहीं होता, मगर बेवफा महबूब को चाहना मुश्किल होता है। हाशिम ने इसी वक्त उठते अमरा को सरसरी नज़रों से निगाहों से देखा और बाहर जाने के लिए रुक गया। एक मैं हूँ जिसको अभी तक मोहब्बत की प्यास है और एक आप है जिनको प्यास बुझाने के लिए सिर्फ जहर देना आता है। नजरें नहीं मिलाई थी अमरा की कमर का खड़ा कर वो कहकर उसके एक निबाली की भूख भी खत्म कर गया। जब से हाशिम को ढूंढ लिया था तब से रूह को सुकून मिला था। आज तो अरीज वो लगी नहीं रही थी जिसको गुस्सा आना और मगरूरी आती, वो तो बल्कि आज तो चेहरे पर मुस्कुराहट कम नहीं हो रही थी। हैजाम को भी अच्छे से ट्रीट कर रही थी, बल्कि उसके अकाउंट में पैसे भी जमा करवा दिए। बस दिल कहता था कि जल्दी से शूटिंग खत्म हो और वो हाशिम के घर जाए इससे मिलने, क्योंकि वो अभी शूटिंग एरिए पर सॉन्ग की सीन के लिए आई थी, जबकि हैजाम भी उसके साथ था। हर जगह लोगों का रश था। आखिर आज अरीज के दीवाने जो आए थे शूटिंग देखने। आप रेडी हैं मैम? बूढ़ी ब्यूटिशियन ने लास्ट टच दिया और अरीज के मेकअप को और फिर दूर खड़ी हुई अरीज चेयर से उठी और सामने हैजाम को देखा, जो इसको एक नज़र देखकर इग्नोर करके अपना फ़ोन यूज़ करने में मसरूफ़ हुआ। अरीज को अजीब सा लगा। वो इसके हुस्न को देखता तक नहीं था, मगर फिर मूड खराब होना होता तो वो सीन कंप्लीट करने के लिए जाने लगी। मैम आज सीन किस वाला है? अरीज ने सुना तो आंखें फटी की रह गई। उसने आज तक ऐसा सीन नहीं दिया था। रोमांस तो होता था जस्ट लिमिट तक, मगर आज तो डायरेक्टर ने भी हद कर दी थी। अरीज ने सफ़ेद वर्क को पकड़ा जहां पर कुछ लाइंस लिखी थी। इस सीन की क्या है? अरीज ने सामने खड़े हिजाम को देखा, जो अब फ़ोन पर छोड़ वह किसी आम सी लड़की के साथ बात कर रहा था। अरीज को खुद नहीं पता था कि वो इतना अजीब फील क्यों कर रही थी, मगर इन दोनों की बातें करते देख कुछ हजम नहीं हो रहा था। हे आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है, मगर आप कहती है तो इनकार कर देते हैं कि सीन चेंज कर दे। अरीश तो बस उस हैजाम को घूरे जा रही थी। अब तो इस लड़की ने हैजाम के गालों पर किस कर दिया और वो लड़कियों की तरह शर्माते इसको कुछ ना बोला। अरीज ने हाथ में पकड़े सफ़ेद फॉर्म को मुट्ठी में दबोचा और रुक शूटिंग के एरिया में किया, जबकि जाना हैजाम के पास से होकर था। आप बहुत अच्छे हैं सर। ये लड़की हक करने वाली थी। हैजाम को अरीज इन दोनों के बीच से गुजरी, जबकि उसने हैजाम को पीछे की तरफ धक्का दे दिया कि वो लड़की हक ना कर सके। हैजाम पीछे को होते खुद को संभाला था। मैम किसका सीन है? अगर आप चाहती हैं तो अभी भी इनकार कर सकती हैं। पीछे से सेक्रेटरी का ऊंचा बोलना हैजाम ने सुन लिया था, मगर फिर सुनने के बाद होश उड़े थे और अरीज को जाते देख रहा था जैसे इसको इस सीन से कोई फ़र्क ही न पड़ता था। ड्रेसिंग इतनी भी नॉर्मल नहीं थी कि बस फ़र्क ये था कि ऊपर सर्दी की वजह से ब्लैक लॉन्ग कोट पहन रखा था, मगर जब वो तमाम कैमरों के सामने गई तो इसने अपना लॉन्ग कोट भी उतार दिया था।
जिसकी वजह से बोल्ड ड्रेसिंग नुमाया हुई थी। शॉर्ट ड्रेस थी, फुल रेड कलर की। हिजाम का दिल किया इस लड़की को आग लगा दे। सब लोग तस्वीरें बना रहे थे, वो सीन करने चली गई थी। वो फिर इसी अंदाज में कि हिजाम की गैरत का मजाक बने। सर, हिजाम को जाते देख उस लड़की ने कहा। तमाम कैमरे अपनी पोजीशन में सेट थे। डायरेक्टर के कट भी बोल दिया था। सभी लोगों ने फ़ोन की स्क्रीन में अरिश को कैद किया। आखिर फैन जो बना रखा था सबको। आई लव यू, लड़के ने मुस्कुराकर कहते अरिज की कमर के गिर्द हाथ रखते खुद पर झुकाया। लड़की की ड्रेसिंग फुल वाइट थी और अरिज की रेड। वो इसकी आंखों में देख रहा था और फिर आंखें बंद कर होठों पर झुकने लगा। अरिज ने भी आंखें बंद कर ली। लोगों ने मुंह पर हाथ तब रखा जब हिजाम ने कैमरों के बीच से होकर इस लड़के को अरिज के साथ घटिया हरकत करने के लिए रोका और दूर किया। एक ही पल में मुंह पर मुक्के दे मुक्कर मारा। डायरेक्टर हैरान था इस लड़के पर। अरिज ने आंखें खोली तो सामने हिजाम नजर आया। शर्म नहीं आती ऐसा सीन करते हुए, और वो भी मेरे सामने। वो सारे सीन का सत्यानाश मार चुका था। अरिज को गुस्से से कहते उसे अपना लॉन्ग कोट उतारते उसके दोनों इतराफ किया। देखते ही स्नो फॉलिंग शुरू हुई। अरिज का दिल किया कि इस हिजाम का मुंह तोड़ दे। सब लोग तस्वीरें बनाने जा रहे थे। जिस बात का वो छुपा रही थी अब मीडिया पर उछलनी थी। बकवास। अरीज ने उसकी सुनकर गुस्से में थप्पड़ मारना चाहा तो हिजाम ने उसका हाथ पकड़कर कमर के पीछे ले जाते अपने सीने पर झुकाते एक हाथ से गाल थामा और सबके सामने सांसों की गुस्ताखी की। सबके मुंह खुले के खुले रह गए अपनी आंखों के आगे का मंजर देखकर, जबकि अरिज की आंखें बटन की तरह खुली जो खुद पर झुके हिजाम की आंखों को देख रही थी कि हिजाम ने हरकत क्या की है। जितनी ही तेजी से हिजाम ने यह अमल किया था उतनी ही तेजी से सांसों को छोड़कर वो पीछे हटा। अरिज ने मुश्किल से अपने कदम संभाले थे। उसने नोट किया कि रेड लिपस्टिक हिजाम के होठों पर हल्की हल्की सी नुमाया हो रही थी। उसका दिल किया सामने खड़े शख्स को आग लगा दे। दोनों को ही एक दूसरे पर इतना ही गुस्सा था आग लगाने जितना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की? अरीज ने आगे बढ़ते फिर से हाथ उठाना चाहा तो हिजाम ने दोबारा से पकड़कर वही अमल दिखाया, मगर इस बार शिद्दत थी। अरीज ना सहते हुए सीने पर मुक्के मारती रही और फिर मुश्किल से वो दूर हटा, मगर इस बार अरीज ने अपना थप्पड़ मार कर ही सांस लिया था, क्योंकि वो दूसरी बार फिर से बेशरम बना उसी हरकत कर गया था। देखा दीना अपनी असलियत। पैसे मिल जाने के बाद कितने नीच और घटिया ख्याल रखते हो तुम मर्द जात होते ही हो ऐसे। गैरत बेगैरत कहीं के, सब जानती हूँ मेरे एक सीन करने पर कितनी गैरत जागी तुम्हारी। मगर जब मैंने तुम्हारी ड्रेस की चेंज की थी तब कंधे पर किसी लड़की का नाम देखा, मगर मैंने तो कुछ नहीं कहा था। फिर तुम कौन होते हो मुझ पर सो कॉल्ड हक जताने वाले? हिजाम का कॉलर पकड़ती वो आहिस्ता से कहती चीखी थी। उर्दू जबान की वजह से कुछ लोग समझे नहीं थे और तो कुछ तो आवाज़ ही नहीं गई थी, क्योंकि ये सिर्फ हिजाम को सुनाना चाहती थी। इसलिए दबी दबी आवाज़ में कहा। हिजाम कितने दिनों से उसकी बेलिहाज ज़बान बर्दाश्त कर रहा था। वो कितना बर्दाश्त करता, आज तो बात इज्जत तक आई थी। वो कैसे उसको नामहरम के साथ देख सकता था? वो हर तरह का हक रखता था अपनी इज्जत पर, मगर आज इस अरीज इस्लामिक होकर ऐसी हरकतें कर रही थी। बस यही ख्याल और गुस्सा दिलाता हिजाम को आज तो हरीज ने खुद हदें पार की थी। बेगैरत मर्द, बास्टर्ड। इस बार तो अरीज ने कोई लिहाज ही ना किया। सब लोगों की आंखें इन दोनों पर फटी की फटी रह गई। धमाका तो तब हुआ जब हिजाम ने रख कर सबके सामने अरीज को थप्पड़ मारना चाहा, मगर हाथ हवा में ही रुक दिया। तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको सिर्फ अपनी नफसियाती ज़ात की पड़ी रहती है, और मैं इस लड़की के दिए गए पैसे उसके मुंह पर मारता हूँ, ये समझ कर के मुझसे ज़्यादा गरीब तो तुम हो, और वो भी रिश्तों को समझने, मोहब्बत और वक्त और इज्जत देने के मामले में। मैं मर जाऊँगा अरीज, मगर तुम्हारे पैसों से इलाज नहीं करवाऊँगा। अपना हाथ से जब्त से मीच कर वो नीचे करता है। वो जो भी था, अरीज एक पल के लिए तो सहमी थी। अरीज ने इर्द गिर्द लोगों का शोर सुनकर अपनी मुठ्ठियां बना ली। कुछ तो हंस रहे थे तो कुछ हैरान थे। वो क्या करती? उसने उसी पल वहां से दौड़ लगाई और कार की तरफ भागी। हिजाम वहीं पर खड़ा था। अगर देखा जाता तो हिजाम इसको समझता बचपन से अकेले रहते आ रही थी। अगर सर पर माँ बाप का साया न होता तो ऐसी तरबियत ही होती ना होती। और फिर रही सही कसर, उस अंधी दौलत ने निकाल दी थी। तभी वो इतना बदलिहाज बोलती है और इतना गुस्सा करती थी। मगर इन दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए था। आखिर की निकाह किया था। शौहर इजाज़त तो नहीं देता था कि जो मर्जी दिल करे वो करो। औरत घर की चार दीवारी में महफूज है, यूँ दुनिया जहाँ के सामने अपना हुस्न दिखा कर नहीं। और हिजाम अब की बार अरीज को बदल कर रहेगा। आखिर बीवी है उसकी, मगर उसे हट भी तो कर दिया था। इतनी सुनाकर अरीज ने आज तक किसी का ऊंचा बोलना बर्दाश्त नहीं किया था, तो इसने आज मीडिया
आलिया के सामने थप्पड़ मारना चाहा। अब न जाने सब कैसे ठीक होना था। हाशिम चेक करने कमरे में आया कि अमरा ने कुछ खाया है या नहीं, मगर सामने वही खाने का ट्रे वैसा का वैसा ही नजर आया। गलती से नज़र बेड पर गई थी, मगर फिर कोई भी वहां नजर ना आया। हाशिम ने उसी वक्त दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल होते गुस्से से हर जगह को देखा। लगता है अब सज़ा देनी ही पड़ेगी। दांत पीसते वो कमरे से बाहर निकला। भारी कदम रखता वो बाहर गार्डन में आया। मुलाजिम स्विमिंग पूल के पास कुत्ते की रस्सी पकड़कर खड़ा था। सारे दरवाजे बंद करो, घर के जहां पर मिले तो मुझे बताना, मगर हाथ लगाने की हिम्मत ना करना। कुत्ते की रस्सी पकड़ता हाशिम आंखें दिखाकर उसको सख्ती से बोला। मुलाजिम हाँ में सर हिलाकर चला गया। उसने बैक साइड और फ्रंट साइड से सारे दरवाजे बंद कर दिया। आखिर हाशिम जमशेद दुर्रानी का हुक्म था। जाना माशिकी। एक तरफा मुस्कुराते वो इसी सीहा दिखने वाले पैड डॉग को पीछे घर के क्वार्टर ले गया। वो जानता था वहीं पर जाएगी। अमरा ने आखिर वहां पर जाता कोई नहीं था और घर के चारों तरफ बिजली की तारें लगी हुई थी, इसलिए वही जगह आकर बचती। दिमाग तो हाशिम के पास भी बहुत था, मगर ना जाने कौन सी सजा देता। जाना माशिकी। सामने क्वार्टर का दरवाज़ा बंद देख वो मुस्कुराते बोला। कुत्ते की रस्सी पकड़ से बाहर थी। वो मुसलसल भौंक रहा था। क्या आप बाहर नहीं आएंगी? हाशिम ने दरवाजे को जोर से पांव से हिट किया और वो दरवाज़ा खुला। पीछे जा गिरा। आखिर नाजुक लकड़ी का जो था, कुत्ते का सिंगल भी तो मोटे मोटे लोहे का था। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने कोने में सर देकर बैठी अमरा नजर आई, मगर सामने हाशिम और साथ कुत्ता देख जल्दी से खड़ी हुई। बीवी रात को शौहर के कमरे में होती है, यूँ छोड़ छाड़ कर नाराज होकर अलग नहीं होती। चले वापस चले। वो आगे बढ़ा तो अमरा पर भौंकने लगा कुत्ता, इतना कि अमरा आंखें बंद करके चीख पर चीख मारने लगी। प्लीज़ इसको लेकर जाओ। हाशिम ने अमरा की घबराई हालत नोट की तो ज़रा रस्सी और ढीली छोड़ी। आज तो सबक सिखा कर रहना था। क्यों, ये तो बुरी बात है। हाशिम तो दूर ही खड़ा रहा जबकि कुत्ता रस्सी ढीली करवाते मजीद आगे जाता रहा। अमरा की जान पर बनी थी उस कुत्ते को देखकर। नस्ली कुत्ता है, इंसानों से ज़्यादा वफा करता है, बस यही दिखाने के लिए मंगवाया था। अमरा के रोने का भी आज असर नहीं था हाशिम पर। क्यों क्यों कर रहे हो? अमरा ने हार मानी और हाथ जोड़े। हाशिम का दिल दर्द से धड़का था। अपनी मोहब्बत को हाथ जोड़ते देख। प्लीज़ हाशिम, उसको दूर करो। हाशिम अमरा को देखे जा रहा था, तभी बेध्यानी से कुत्ते की रस्सी ढीली हुई। वो अमरा पे झपटने ही वाला था, तभी हाशिम ने रस्सी को पकड़कर कुत्ते को काबू किया, मगर खौफ से अमरा की चीखों पर चीखें निकलती। जान से डर से वो नीचे जा गिरी थी। हाथ पर भी चोट लग गई थी अच्छी खासी। आप ठीक है? अपने किए अमल पर शर्मिंदा होते वो पास जाने लगा तो अमरा रोते हुए इसी वक्त और पीछे चली गई। ये हाशिम ने एक नज़र अमरा के खौफ में डूबे चेहरे को देखा जो कुत्ते की नाक काटने से आया था। हाशिम ने मुलाजिम को बुलवाकर इसको वापस भिजवा दिया और खुद नीचे फर्श पर बैठी अमरा के पास जा बैठा। दिखाए मुझे। उसका जख्मी हाथ पकड़ते हुए नरमी से बोला, तुम तो नफरत करते हो ना मुझसे? इसी वक्त हाथ खींचते वो उठ खड़ी हुई। हाशिम भी उठ खड़ा हुआ। मेरी गलती थी, हाशिम कहते पास जाने लगा तो अमरा ने कदम पीछे किए। तुम क्या मुझसे नफरत करोगे? मैं तुमसे नफरत करती हूँ हाशिम दुर्रानी, वो कहती मुड़ी। हाशिम ने तो समझा था कि अभी तक अकल दुरुस्त हो गई होगी, मगर वो अभी तक नफरत का सबक याद कर बैठी थी। उसे भी पीछे से जाते अमरा का बाजू पकड़ते अपने साथ अंदर घसीटते हॉल से गुजर कर कमरे में लाते ही बेड पर उछाला। दिमाग तो अब हाशिम का माफ हुआ था। नफरत करेगी मुझसे? उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अमरा जल्दी से दुरुस्त होती बैठी थी। हाँ करूँगी, वो भी अटल होकर बोली और बाहर भागने के लिए रुक किया। हाशिम ने उसकी स्पीड देखी और फिर अपने हवासों पर मुकम्मल गुस्सा तारी करके अमरा को पेट से पकड़कर ऊपर उठाकर सीधा सोफे पर पटकते अपने घुटने को साइड पर रखकर सहारा लेते उसके दोनों हाथों को सख्ती से पकड़ा, जबकि हाशिम अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुकाए खूनी आंखों से देख रहा था। आपके लिए मैंने बच्चा बन जाता हूँ, बड़ा बन जाता हूँ, यहाँ तक कि पागल बन जाता हूँ, आशिक मजनू दीवाना सब बन जाता हूँ, मगर आप मेरे लिए सिर्फ मेरा नहीं बन सकती हो। क्यों? हाशिम ने दर्द से आंखें नम की। इश्क में ऐसा दर्द आज पहली बार महसूस हो रहा था। तभी तो आंसू ना रुक सके इन सागिर की आंखों से। आंसू की बूंद अमरा के जुदा खुश्क होठों पर जा गिरी। वो ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी सहरा में प्यासे को शबनम मिल गया हो, मगर वो चाह कर भी ना पी सकती थी ना छोड़ सकती थी। मगर अब पता है मैं कैसा बनूंगा? ये आंखें अब सुर की माइल हुई। हाशिम ने इन नाजुक कलाइयों को सख्ती से पकड़ते इतना दबाया कि अमरा ने दर्द से सिसकी भरी। सजा देने वाला हाशिम, चेहरे पर झुकते उसने कान में कुछ कहना था। कुर्बतों में सजा देने वाला हाशिम और अपनी जानम आशिकी के लिए सबसे बड़ा जालिम जिसका जुल्म सहना हर हाल में पड़ेगा। एक ही पल में ऊपर से उठते वो बाहर जाने लगा। अमरा ने आज से पहले ऐसा रवैया नहीं देखा था। वो सच में हाशिम रहा ही नहीं था। और हाँ,
वो जाते जाते वापस मुड़ा। अमरा ने डर से कांपी थी। आप कहती थी ना हाशिम मेरा इंतजार कर सकते हो, तो सुने अब तो इस इंतज़ार पर हंसी आती है, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी आप मेरा इंतज़ार करती रहना। इतना तरसाऊंगा कि मेरी मोहब्बत मेरे चेहरे, मेरे लफ्ज़ों को सुनने, देखने और चाहने के लिए तरसेगी सारी ज़िंदगी। अब जाकर समझ आया मुझे, मेरा नसीब मेरी मम्मा जैसा है। सारी ज़िंदगी किसी को दिलो जान से चाहो और वो बेवफाई करता रहे, दूसरों से इश्क करता रहे। अमरा का सांस रुका था, भारी लफ्ज़ सुने थे। इतनी बड़ी सज़ा देने वाला था कि सारी ज़िंदगी की जुदाई होती। वो हाशिम को बाहर जाते देख पीछे भागती, उसको ज़ोर से हक करती है, तुमने अगर कुछ गलत किया ना हाशिम, तो जान से मार दूंगी, कहीं पर मत जाना मुझे छोड़कर। पकड़ सख्त करती, वो खौफ से उसके साथ लग गई थी। झूठ था वो खत, सब झूठ था। तुम सच्चे हो, सिर्फ तुम, मेरी ज़ात सारी झूठी है। प्लीज़ मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। आखिर सहारा मिल जाने पर इसने इतनी दिनों की कसर पूरी की और चीख चीख कर रोने लगी। हाशिम बुत बना वहीं खड़ा रहा। दिल कर रहा था कि अभी आंसू पी जाए, मगर जितना दर्द सहा था अब सब झूठ लगने लगा था। अमरा जावेद की मोहब्बत तक झूठ लगने लगी थी। शायद अभी तक पूरा यकीन नहीं आया था, अभी कैसे इतने सालों से वो छोड़ कर आ रही थी, झूठ बोलते आ रही थी। 12 साल का था मैं, तब से सज़ा मिलती आ रही है सिर्फ आपको पसंद करने की। मुझे क्या पता था कि बड़े होकर इश्क होगा और पल पल मरूंगा। मेरा यकीन करे, कभी कभी दिल करता है इस दुनिया में इश्क की ज़ात को मिटा दूं मुझसे। मुझ जैसे नहीं देखे जाते। उसके हाथों को खुद से दूर करता वो फिर से जाने लगा। अमरा का दिल जुदाई से डर रहा था। उसे हाशिम का बाजू पकड़कर अपनी तरफ रुक गया। मोहब्बत करते हो मुझसे, इश्क करने का शौक है, सबसे बड़े आशिक हो। सारी दुनिया इधर से उधर हो गई, मगर मुझे आज तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। वजह सिर्फ ये थी कि हाशिम जमशेद दुर्रानी का वाहिद इश्क अमरा जावेद है। सीने से शर्ट को मुट्ठी में दबोचती वो हाशिम को सुना रही थी। हाशिम उसकी नम आंखों में देखे जा रहा था, जबकि अपनी आंखें जलन में तप रही थी। मैं समझ लूँ, अब मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, सब राज रखूंगी तुमसे, जैसे तुम राज रखते आए थे, मगर तुमसे दूर नहीं रहना मुझे। सामने खड़ी लड़की हाशिम जमशेद दुर्रानी के इश्क में रोई जा रही थी। वो लड़का दिल बर्दाश्त फट जाने का एहसास महसूस कर रहा था, मगर सामने इश्क ज़ात के आंसुओं को सहारा ना दिया। फिर आप क्यों धमकियां दे रहे हो कि छोड़कर चला जाऊंगा? तरसोगी अमरा तुम, क्यों? उसे जोर से थामा। हाशिम जरा आगे होते अमरा पर झुका। तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मेरे दिल में सिर्फ हाशिम दुर्रानी रहता है, क्योंकि यह हाशिम 12 साल लड़का मुझसे अभी तक बेपनाह मोहब्बत करता है। मैं नहीं खो सकती तुम्हें किसी कीमत। हाशिम ने अपना कॉलर आज़ाद करवाया और सख्त नज़रों से घूरा। जब तक मुझे आपकी मोहब्बत का यकीन नहीं आ जाता, तब तक आप इसी घर में, इसी कमरे, इसी कैद में रहेगी। दिल पर जब लगाते उसने अमरा का हाथ झटका। पाँव पर खड़े होने की हिम्मत जवाब दी गई, इसीलिए वो गिरने वाली थी, मगर फिर अपनी ज़ात को खुद संभाला। हाशिम कमरे से बाहर चला गया। अमरा अकेली रह गई इस कमरे में। एक नज़र हाथ पर गई तो जख्मी नजर आया। अपनी हथेलियों को देखा तो पानी के आंसू इन पर जा गिरे। एक तरफ धमकी मिलती है कि तुम्हें मुझसे छीन लेंगे, और दूसरी तरफ तुम धमकी देते हो बहुत दूर चले जाने की। क्या मेरी ज़ात मजाक है सबके लिए? बेबसी होती वो नीचे जा बैठी। आंसू को बेदर्दी से रगड़ते वो रोने का अमल और भी तेज कर गई। आज पहली रात थी और इतना रोना आया, न जाने आगे क्या होता उस लड़की का। मैडम ने खाना खा लिया? हाशिम ने टिश्यू से होठ का किनारा साफ करते मसरूफ से पूछा। वो इस वक्त अकेला डाइनिंग टेबल पर बैठा सुबह का नाश्ता कर रहा था। पास खड़े शेफ ने सर झुका लिया, मगर जवाब ना दिया। हाशिम ने टिश्यू बिरयानी की प्लेट में फेंक दिया। जवाब में आज के बाद देर मत करना। चेयर से उठते वो पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालता सीढ़ियों से होकर कमरे की तरफ रुख करता है। उसने डोर के पास जाते खोलना चाहा, मगर खुला नहीं। हाशिम ने फ़ोन से नज़र हटाई। ये दरवाज़ा किसने बंद किया है? वो पूरी कुव्वत से चीखा था। मुलाजिम और मुलाजमा लाइन बनाते खड़े हो गए, जबकि खौफ से सर झुका लिया। मैंने क्या पूछा? ये दरवाज़ा किसने बंद किया है? हाशिम ने माथे को मसलते गुस्से से आहिस्तगी से कहा, जबकि लहजा करक था। सर वो अंदर से बंद है। हाशिम ने सुना तो हाथ के इशारे से जाने को कहा। मुलाजिम और मुलाजमा दोनों वहां से भागे। अल्लाह का खौफ करो तारिक, ये कैसा साहब है, घर का इतना गुस्सा करता है। तौबा तौबा। रज़िया भी अपने शौहर तारिक साहब को कहती नफ़ी में सर हिला रही थी। वो दोनों यहाँ के मुलाजिम थे, मगर ऐसा मालिक आज जिंदगी में पहली बार देखने को मिला था। इसकी क्या सज़ा दूँ? कुछ सोचते वो बोला। इसे मुलाजिम को जाते देखा तो फिर से आवाज़ देकर बुलाया। ठंडे पानी का जग जिसमें बर्फ़ के पीस हो वो भर कर ला दो मुझे अभी, और हाँ, इसी कमरे की चाबी भी।
शेफ तारिक साहब से कहते वो वहीं पर खड़ा रहा। मुलाजिम ने हाँ में सर हिलाया। कुछ देर में वो सब लाकर दे दिया जिसका हाशिम ने हुक्म दिया। गुड, मुख्तसर सा जवाब देता वो अंदर दाखिल हुआ। सामने बेड पर कंफर्टर ओढ़ कर लेटी अमरा पर नजर गई। इसे जग को पास जाते स्टूल पर रखा और फिर कमरे का एसी का रिमोट उठाते इसकी कूलिंग सिस्टम तेज कर दी। सो जितना सोना है मर्जी, मगर चैन की नींद सोने नहीं देना इस हाशिम ने। कमरे में सर्दी बढ़ी तो हाशिम एक तरफ मुस्कुराते अमरा के सर पे जा खड़ा हुआ और जग उठाकर इसके ऊपर किया। दिल को करार आया, तुझ पर ही प्यार आया। गाना गुनगुनाते वो मुश्किल से हंसी कंट्रोल कर रहा था। अमरा ने किसी का गुनगुनाना सुना तो आंखें खोली, मगर सर पर खड़े हाशिम के हाथ में जग देख आंखें बटन की तरह फटी। गुड मॉर्निंग माय लव। सीधा पानी का जग उसके चेहरे पर गिराते वो मुस्कुरा कर बोला। जब जग खाली हो गया तो इसने स्टूल पर रख दिया। कि ये क्या हरकत थी? कमरे में एसी का चलना और ठंडे पानी का गिरना अजाब लग रहा था। ओह सो सॉरी जानम आशिकी। अमरा ने कंफर्टर अपने चारों तरफ किया। आखिर कपड़े जो भीग गए थे। हाशिम ने इसकी हरकत नोट किया तो चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हुई और वो इसी वक्त मुड़ा और कमर कर दी। आज के बाद मेरे साथ टेबल पर खाना खाने आ जाइएगा, वरना अगली बार पानी की जगह तेजाब गिराऊंगा। फिर से गुस्सा दिखाए वो कदम उठाए बाहर जाने वाला था, मगर फिर दोबारा रुका। आज के बाद दरवाज़ा बंद करने की गलती मत करिएगा, वरना बहुत बुरा करूंगा। इतना जितना आप बर्दाश्त ना कर सके। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ अभी। आवाज़ में सख्ती थी, लहजा जालिम जैसा था और अल्फाज भी। अमरा ने इस जालिम की पुश्त देखी। अमरा जावेद सितमगर का हर जुल्म सह सकती है। बेडर सी होती वो नरमी से बोली। हाशिम ने फिर भी नजर पीछे करना ना देखा। चंद लम्हे यूं ही गुजरे, फिर हाशिम ने बाहर जाते दरवाजा पटक कर मारा। अमरा ने कमरे की दीवार पर लगे एसी को देखा और फिर जैसे तैसे करके उठते उसको बंद किया। मैं इस बर्गर का क्या नाम रखूं? इस पर तो हर नाम जचता है। मुस्कुराते वो बोली। शायद इस बार अमरा जावेद मजनू बनने वाली थी। हाशिम से की जाने वाली मोहब्बत में तभी तो दर्द दर्द ना लगता था। पहली रात ही उसने सब हमेशा के लिए बदला। अब यकीन दिलाकर रहना था कि कितनी चाहती है ये अमरा जावेद अपने हाशिम दुर्रानी को। वो दोनों अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हाशिम अपनी बिरयानी की प्लेट खाने में मसरूफ था, जबकि अमरा का कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पर देखने को बस आ जाकर बिरयानी ही बिरयानी थी। क्या सजा रखी थी उस हाशिम ने, ये जानते हुए भी कि अमरा को बिरयानी पसंद नहीं। खाना बिल्कुल भी मज़े का नहीं है। क्या इसलिए पैसे देता हूँ? ज़रा चेक करो, ऐसे लगता है जैसे मरीजों का खाना बना कर दिया है। बिरयानी की प्लेट से हाथ हिट करते वो नीचे फर्श पर गिरा देता है। तारिक साहब कांपते थे क्योंकि वही शेफ थे। अमरा ने अपनी खैर की दुआ मांगी। आज के बाद अगर ऐसा खाना इस टेबल पर रखा तो तुम्हारा दम फकत बना दूंगा। अमरा ने गला खुश्क होते महसूस कर पानी का गिलास पकड़ना चाहा, मगर हाशिम ने अमरा को घूरते आंखें छोटी की, क्योंकि वो बस पानी पिए जा रही थी। आपकी मैडम को बिरयानी बहुत पसंद है। सुबह हो या दोपहर हो या फिर शाम हो, खाने में बस बिरयानी होनी चाहिए। अमरा का पानी गले में ही अटका। ये सुनकर उसको बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर हाशिम का हुक्म उसकी जान पर बना था। एक सख्त नज़र अमरा पर रोकी और फिर हाशिम नज़र हटाना ही भूल गया था। अमरा ने नज़र से नज़र ना मिलाई। हाशिम ने मज़ीद आंखें छोटी की। तीखी मिर्च हो, पहले स्पून ही पर 10 गिलास पानी पी पड़े, तब जाकर सुकून का सांस आए। इतनी मिर्च हो। वो चेयर से उठता, टिश्यू टेबल पर गिराता है और फिर हॉल से बाहर निकलते वहां से चला गया। अमरा ने गले में अटके पानी का घूंट अंदर धकेला। हैजाम घर अकेला बाहर के गार्डन में बैठा था। इसके पास तो अरीज का सेल नंबर भी नहीं था कि बंदा कॉल कर ही पूछ ले। अब तो अंधेरी रात हो रही थी। वो फिक्र से चक्कर पर चक्कर काट रहा था। ये लड़की मेरी सोच से बाहर है, हैजाम ने कहते पेशानी को मसला, मगर तभी घर में कार इंटर हुई। अरीज कार से बाहर निकली तो सामने हैजाम नजर आया। उसने नज़र हटाकर दरवाज़ा दे मार कर बंद किया। अरीज लिसन। हैजाम ने ना चाहते हुए भी बात करनी चाहिए, मगर अरीज ने अपना नाम सुनकर हैजाम को गुस्से से नज़रों से देखा। ना जाने इस घर में इंसान बेगैरत कुत्ते क्यों बनते जा रहे। मालिक से बात करने की तमीज़ नहीं। तंजिया भरती वो आईब्रो उचकाती बोली। हैजाम ने मुठ्ठियाँ मींच ली। कितना बदलिहाज बोलती थी वो। हैजाम का दिल किया इसका जबान को आग लगा दी। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? अरीज अंदर जाने लगी तो हैजाम ने खरकती से ऊंचा बोला, अपनी हद क्रॉस मत करना। शहादत की उंगली से वार्न करती वो दांत पीसते आंखों में गुस्सा उतारी करती बोली, तुम में अकड़ किस चीज़ की है? हाँ। कदम आगे को बढ़ाए वो अरीज के चेहरे को देखते नागवारी से बोला, मेरे लेवल पर आकर दिखाओ, मेरे जैसा स्टेटस बनाओ, फिर मुझसे ये सवाल पूछना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं मुझ अरीज से बात करने की, अंडरस्टैंड? मगरूरियत से बोलती वह हैजाम को ज़ात इग्नोर करती वापस मुड़ी और हॉल का मेन डोर खोलती अंदर चली गई। चंद फासले की सीढ़ियाँ उबूर कर वो कमरे में आई तो उसने नोट किया कि अभी तक हैजाम के लॉन्ग कोट में थी। उसने फौरन से उतारते ही सोफे पे उछाला। न जाने अब मीडिया किस चीज़ का कीमा बनाएगी।
परेशान सी होती वो बेड पर आकर बैठी। परेशानी तो वाकई थी, इतना नाम हो तो छोटा सा सवाल बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। अब तो अरीज और हिजाम का रिलेशन सबके सामने आ गया था, और फिर रही सही कसर इसका हाथ उठाना, ना जाने अब क्या बनता। मुझे इस हिजाम का बैकग्राउंड जानना है। जल्दी से उठते उसने सोफे पर गिरे इसी कोट की पॉकेट से चेक की। फोन मिला तो जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को कॉल मिलाई। स्वीडन की बच्ची, मुझे हिजाम का सारा पास्ट और प्रेजेंट निकाल कर सेंड कर। स्वीडन हैरान थी कि आज जो तमाचा हुआ इसकी फिक्र नहीं, बल्कि पास्ट और प्रेजेंट जानना है। अरीज वो तो मैं निकाल दूंगी, मगर जो आज मीडिया के सामने हुआ है वो बहुत तपी हुई है। सारे फैन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे यही पोस्टें लगाई हुई है कि तुम दोनों की शादी हो और सुलह हो ओवर। अरीज ने सुना तो मुंह खुले का खुला रह गया। क्या ऐसा है? वैसे मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा आगे और बताओ। और बेखबर सी होती वो बोली, स्वीडन ने नफ़ी में सारे लाया और अपनी ग्लासेस को ठीक किया। इसी हफ्ते की डिमांड है और हनीमून पर भेजने के लिए सब ने वोट डालने हैं शुरू कर दिए, जिसमें 70% यस है। अरीज के होश उड़े सुनकर। इसने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन को देखा जहाँ स्वीडन का नंबर नजर आता था। और हाँ, यार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और बॉस ने ये पोल बनाई थी कंपनी की तरफ से, और उन्होंने बोला है अगर फैन को राजी करना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी। जितना फैन खुश होगे उतना तुम और हम सब। स्वीडन की बातें सर घुमा रही थी। आखिर ये पोल बनाने की क्या जरूरत थी? मगर यार, अरीज बोलने लगी तो स्वीडन ने कॉल ही काट दी। जबकि अरीज का ये सब सुनकर गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने मुंह बनाते फोन को देखा, फिर इसी वक्त फोन दरवाजे पे दे मारा। मगर तभी दरवाजा खुला और हिजाम अंदर दाखिल हुआ, जिसकी वजह से वो फोन इसके माथे पर जा लगा और वो नीचे जा गिरा। हाय अल्लाह! दर्द से माथे पर हाथ रखता वो चेहरे पर मासूमियत लाए बोला। अरीज ने उसके माथे से खून निकलते देखा तो बेड से उठ खड़ी हुई। तो तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकते थे? पीछे खुले दरवाजे की तरफ इशारा करते वो घबराई हालत से बोली। हिजाम ने चेहरे पर से मासूमियत हटाई उस अरीज को देखा। मुझे बात करनी है। मगर मुझे नहीं। हाथ बात की तरफ रुक करती वो हिजाम को इग्नोर करती अंदर चली गई, और वो देखता रह गया। इस लड़की में अक्ल है या फिर सिर्फ नब्जों को दिमाग लेकर घूमती है? माथे पर हाथ रखता वो बाहर चला गया, मगर अब सब ठीक करना चाहा, क्योंकि थोड़ा सा तो वो अरीज की फैमिली को भी जान गया था, और जितना जान गया था बस काफ़ी था। क्योंकि वो खामोश रहना पसंद करता था, किसी की ज़िंदगी के बारे में जानने का शौक नहीं रखता था। इसीलिए अपनी शख्सियत न्यूयॉर्क में आम सी कर दी। वो तो अब सकीना भी और हिजाम ही जानते थे कि हिजाम की असल ज़िंदगी क्या थी। मगर स्वीडन भी कंप्यूटर की मास्टर थी, और सारा बायोडेटा निकाल कर अरीज के सामने ना रखती फिर बात होती। मगर ना जाने आगे क्या होता जब उस सब की जिंदगियों से राज खुलते। वह इसी वक्त जहां खड़ा था वहां से पूरा शहर नजर आता। वह इस शहर को देखने में मसरूफ था। तभी कमरे का दरवाजा खोल कर ही दाखिल हुआ। इसने बड़ी शीशे की खिड़की के सामने से हटते पीछे मुड़कर देखा। हाशिम तुम? शफीक साहब ने हाशिम को देखकर जरा हिम्मत से कहा। मैं क्या करूं, तुम्हें देखने को दिल किया तो मिलने चला आया। वैसे एक बात बताओ। कदम आगे को बढ़ाए वो मुस्कुरा कर बोला। शफीक साहब तो अपने अंदर हिम्मत समेट रहे थे। कसम से तुम्हें देखकर कुछ कुछ होता है। हाशिम ने मासूमियत से कहते एक जोरदार कहका लगाया। तो मेरी कंपनी में क्यों आए हो? हाशिम ने सुनते हंसी काबू की और कानों को हाथ लगाया। तौबा तौबा जानू शफीका, ऐसे नहीं बोलते। ये मेरी चाचू साई की कंपनी है जानू शफीका, बहुत बुरी बात है। झूठ नहीं बोलते ओके, वरना अगली बार बहुत सख्त तरीन थप्पड़ मारूंगा। हवा में ही हाथ उठाते हाशिम हथेली की दिखाए बच्चों को समझाने वाले अंदाज में बोला। असल तो उसको थप्पड़ मारने का दिल कर रहा था, मगर फिर एक नज़र कमरे को देखता वो मेन चेयर CEO की कुर्सी पर जा बैठा। मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान आया हूँ तो जानू शफीका की शादी करवा दूँ। क्यों अकेलापन मेरी जानू शफीका को मजीद बूढ़ा न बना दे। आंखें बंद करके वो बहुत ही रिलैक्स होते बोला। शफीक साहब इसके पल पल बदलते अंदाज पर हैरान थे। डर तो तब लगा जब हाशिम एकदम कुर्सी से उठते उनके पास आया। मेरी बीवी से इश्क लड़ाएगा? जबड़े को सख्ती से पकड़ते हुए शफीक साहब को पीछे की तरफ धकेलते दीवार के साथ लगा गया, मगर फिर जबड़ा छोड़कर गर्दन से पकड़ा और रुक ऊपर की तरफ किया ताकि उनका सांस बंद हो। दिल कर रहा है कि इधर ही तेरी बोटी बोटी कर दूं। मुश्किल से कंट्रोल करता रहा हाशिम ने। शफीक साहब का सांस बंद होने लगा तो हाशिम के हाथों को पकड़कर पीछे करना चाहा, मगर तो वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। शायद आज जान से ही मार देगा। बहुत छोड़ लिया तुझे, अब सबक सिखाना होगा। इसे आज़ाद किया हाथ तो वो सीधा नीचे जा गिरे। अंदर आओ। हाशिम का हुक्म सुनते 3 बॉडीगार्ड अंदर दाखिल हुए। उनका लिबास पूरा ब्लैक एजेंट की तरह था। मेरी जानू शफीका को अच्छे से मारना, इतना कि ये खुद को देख कर डर जाए और बोले हाय अल्लाह जी मैंने इतनी हसीन हूँ। हाशिम की बात सुनते 2 तो अपनी हंसी कंट्रोल कर गए, मगर एक से ना हुई और फिर उसने मुंह पर हाथ रख लिया। और नहीं तो क्या, मेरी जानू शफीका को ज़ोर ज़ोर से मारना, और हाँ 4-5 दफ़ा बिजली से मोहब्बत भरी मुलाकात करवाना, इतना कि ये बुढ़ापे में सफ़ेद बाल बिजली की चुम्बने से कोला बन जाए।
हम हाशिम ने इस बॉडीगार्ड को बोला जो मुस्कुरा रहा था, मगर अब वो भी सीरियस हुआ। हाशिम एक नज़र शफीक साहब को देखता है। जानो शफीका, परेशान नहीं होना, हिम्मत से काम लेना, सब्र की घड़ी है। हाशिम ने मुश्किल से हंसी काबू की, फिर हाथ को हिलाते वो बाय बाय बोलता वहां से चला गया। जबकि उसके जाने के बाद 2 बॉडीगार्ड्स ने शफीक साहब को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। जाओ शफीका, क्यों परेशान होते हो? वही मुस्कुराने ते बोले बॉडीगार्ड ने बोला, और शफीक साहब के पेट पर चुटकी काटी तो वो ज़रा पीछे को हुए। जबकि ये सारा सीन काफ़ी फ़नी था, मगर ना जाने अब इन शफीक साहब का क्या बनता, अल्लाह के साथ जाने। तस्मिया भी कमरे में बैठी आराम से फ़ोन यूज़ कर रही थी। तभी अरीज और हैज़ाम की वीडियो नजर आई, जहाँ पर सारा तमाशा हुआ। वो सारे सीन बिगड़े थे। ये तो हैज़ाम है। हैज़ाम को देखते वो तड़प कर बोली और सीधा होते बैठी, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। वीडियो को स्टॉप करती वो मुसलसल हैज़ाम को देख रही थी। ये मेरा हैज़ाम लगता ही नहीं। फ़ोन में हैज़ाम को देखते ना जाने कब आंसू स्क्रीन पर जा गिरे। जो भी था, एक माँ थी। वो माना कि इतने साल दूरी बनाई रखी, मगर वो इनका खून था। जैसे यूं एक दिन नज़र आने पर ना तड़पती, फिर चाहे वो देखा ना फ़ोन की स्क्रीन पर ही क्यों ना हो, मगर ना जाने कहाँ पर चला गया है। चेहरे पर ज़रा जो खुशी थी वो इन लफ्ज़ पर अफसोस में बदली। मुझे सकीना बी से बात करनी है। वो जानती होगी हैज़ाम न्यूयॉर्क में कहाँ पर रहता है। सकीना बी का ख्याल आती वो अवैध बना रही थी हैज़ाम से मिलने का, मगर ना जाने जब मुलाकात होती तो कैसी कयामत आती जो इस सालों से आस में थी। रात के 11:30 बज रहे थे। वो बड़े आराम से अपनी कार में बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था। इसने भी नोट किया कि वो वीडियो सामने आई थी। शक्ल पर ज़रा जोर दिया तो समझ आया कि ये लड़की वही क्लब वाली है, मगर हाशिम ने तो कमेंट्स रीड करने थे। कई तादाद में कमेंट्स थे, तो किसी को रीड करता और किसी को इग्नोर। मगर तभी एक यूट्यूबर ने वेडिंग की डिमांड की तो हाशिम मुस्कुरा गया। इन एक्ट्रेस की भी क्या लाइफ होती है। मजीद आगे का इंटरेस्ट ना लाते वो फ़ोन बंद कर अपने साथ सीट पर फेंकता है, मगर तभी कार रुकी। हाशिम ने नोट किया तो रेड लाइन ऑन थी। बड़े साहब, ये गजरे ले ले खुदा के लिए। कार को रोके। अभी देर ही कितनी हुई थी। वहाँ पर 12 साल लड़का हाथ में गजरे लिए इस शानदार जीप को देखते भागता आया। शायद कुछ पैसे मिल जाते। पास आते उसने शीशे को हाथों से टक टक बोला, और इस गजरे वाली ने नापसंद किए तो ड्राइवर को इशारा देते वो शीशा नीचे करवाता। इस बच्चे को देखकर बोला, जिसकी हालत देखते दिल डरता था कि गरीबी ऐसी होती है। बचपन से लेकर जवानी तक किसी हालत में जलील होते रहो, और जब बुढ़ापे आए तो तब औलाद इस गरीबी पे किया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सबको बदलना मुश्किल होता है, मगर कोशिश तो की जा सकती है, जो हाशिम करने वाला था। मैं ये गजरे नहीं लूँगा, हाशिम ने कुछ सोचते जवाब दिया। जबकि ये सुन लड़के का चेहरा रोने वाला हुआ। जाकर एक वही कार नजर आई थी जिसमें हाशिम जमशेद दुर्रानी बैठा था, और वही इनकार कर रहा था। हाशिम क्यों इस मासूम का दिल आजमा रहा था। मगर क्यों बड़े साहब? बच्चे का गला आंसुओं से नम हुआ, जबकि आवाज़ सहमी सहमी थी। इसका बस ना चलता वो वहीं बीच सड़क रोना शुरू कर देता। गरीबी बहुत इम्तिहान लेती। अब जाकर समझ आया था इस बच्चे को। क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई कदर नहीं है क्या? सारा सारा दिन बस यही काम करते हो। मुझे तो तुम किसी एंगल से गरीब नहीं लगते, बल्कि किसी महल का शहजादा लगते हो। हाशिम कार का डोर खोलकर बाहर निकला। लड़का इन गजरों की थैली को अपनी सीने से लगा गया। शायद डर था कि कोई चोरी कर लेगा, और मैं इसी महल का शहजादा हूँ जिस महल की तामीर बस ख्याली सोचे हैं, और फिर इस ख्वाब के टूट जाने पर सारा मलबा मेरी ख्वाहिशात पर गिर कर दिल का टूटा टूटा कर देता है। इसलिए ऐसा ख्वाब देखना मुश्किल है बड़े साहब। हाशिम इसके जवाब पर दंग रह गया। वो इतना छोटा होकर इतनी गहरी बातें कर गया। हाशिम सर झुकाकर मुस्कुरा गया, और फिर अपने ब्लैक वॉलेट से करारा नोट निकालते उसने लड़के के कमीज के सीने पर बनी फटी कप पॉकेट में डाला, शायद जहां से नोट भी नीचे गिर पड़ता। अपनी जेब में इतने पैसे लेकर इस शहर में घूमो कि ये जो तुम्हारी ख्याली सोचों का महल है हकीकत में तामीर हो सके। मगर हाँ, इस महल की बुनियाद मखलिसी करना। अगर आगाज मखलिस नहीं होगा तो एहतमाम सब छीन लेगा। चाहे वो बच्चे ज़िंदगी में सब मिल जाता है, मगर वही जिसके लिए तुम मेहनत करोगे। नोट को पॉकेट में डालते हाशिम ने उसे सहमे गमगीन चेहरे से प्यार से थपथपी दी, और अपना सारा वॉलेट ही उसके खाली हाथ की हथेली खोलकर थमा दिया। मेरी और मेरी नस्ल से चलती आ रही, इसीलिए इतनी पैसों से लगाव नहीं, क्योंकि ये पैसा हाथ के महल होता है। आज मेरे हाथ में तो कल तुम्हारे हाथ में, मगर तुम अपनी गरीबी की नस्ल मत बढ़ाने देना। अपना वक्त लाओ, अब नाम बनाओ। ये दुनिया दौलत से भरी पड़ी है बच्चे। गाल को मरोड़ते हुए मुस्कुरा कर बोला ये बच्चा। हाशिम के डिम्पल को देख खुश हुआ, मगर जब हाशिम ने उसकी मुस्कुराहट नोट की तो इस बच्चे का भी एक तरफा डिम्पल नुमाया हुआ।
میں نے کہانیوں میں پڑھا تھا کہ بڑے صاحب کے محل میں شہزادی کی شہزادی بھی رہتی ہے۔ میں شہزادہ ہوں، کیا میری بھی کوئی بیوٹی ہوگی اس محل میں؟ ہاشم کا دل کیا اس کی معصومیت پر کہکا لگائے، مگر پھر ہنسی کنٹرول کر کے ہونٹوں پر سجائی۔ ارے بھائی، میری بیوٹی کے لیے گجرے دے دے، ورنہ وہ اینجل سے ڈیول بن جائے گی۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی آگے کرتا وہ خوشی سے بولا۔ جو بھی تھا، اس غریب بچے نے آج زندگی کا مطلب سمجھایا تھا کہ انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے۔ اور ایک نظر ہاشم جمشید درانی کو دیکھ کر مسکرایا اور گن کر 2 گجرے دیے۔ ہاشم حیران تھا اس بچے پر۔ ارے بھائی، ابھی سے ہی حساب کرنے لگ پڑے ہو؟ ہاشم نے ایک ہاتھ سے سرخ گلاب کی خوشبو میں مہکتے گجرے تھامے، مگر تبھی اسی بچے نے ہاشم کا دوسرا ہاتھ تھام کر سارے گجرے کی تھیلی اس کو تھما دی۔ میں ایک دن آپ کی بات اور اپنا محل سچ کر کے دکھاؤں گا، اور پھر آپ حیران ہوگے۔ میرا نام یاد رکھے گا، قاسم تریر جہاں۔ ہاشم نے اس کا جذبہ دیکھ فخر سے بھرے نقش بنائے۔ ٹھیک ہے، اگر زندگی رہی پھر ملیں گے اس قاسم تریر جہاں سے۔ بس میری بات یاد رکھنا، نام، پیسہ، شان و شوکت ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بس انسان کو مخلص ہونا چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ کار کا دروازہ کھول اندر بیٹھتے گجروں کو دیکھتا ہے۔ اف جانم عاشقی، آج رات آپ کی کلائیوں کی خیر نہیں، مسکرا کر کہتے وہ گجروں کو سائڈ پر رکھتا ہے اور پھر آنکھیں بند کر سیٹ سے ٹیک لگائے وہ امرا کو اپنے دل و دماغ پر سوار کرتا ہے۔ کبھی اس کی وفا تو کبھی بے وفائی سوچتے لگا، پھر جب اس ستم خط کے الفاظ یاد آئے تب پھر سے یہ حسین چہرہ غصے کے نقش بنا گیا۔ انسان اپنی پہچان خود بناتا ہے قاسم۔ وہ لڑکا اس بڑی سیاہ جیپ کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی، قاسم تریر جہاں۔ اپنا نام پڑھے رعب دار انداز میں لیتے وہ مسکرایا تو ایک طرفہ ڈمپل نمایاں ہوا۔ یہاں سے سبق ملتا ہے، اگر بچپن میں کوئی گائیڈ کرے اور اچھے سے سمجھائے تو زندگیاں نکھر جاتی ہے، ورنہ ان امیر اور غریب کی عقل کا کیا ہے جو کسی کو سمجھا بھی نہ سکیں۔ یاد رکھو، تربیت اچھی اور مخلص ہونی چاہیے، انسان اپنا نام خود بنا لیتا ہے۔ امرا رات کے 10 بجے گھر کی چھت پر کھڑی تھی، مگر وہاں سے گھر کا پورا فرنٹ نظر آتا تھا۔ بڑا سا گارڈن تھا، اس کے سینٹر پر پانی کا بڑے حصے میں فوار بنا تھا جو گارڈن کی سجاوٹ میں اضافہ کرتا۔ اس نے ایک لمبا سانس بھرا اور ہاتھ ان چھوٹے سائز کے بنے بنیرے پر رکھ دیا اور ذرا جھکی۔ کب آؤ گے تم برگر؟ ہاشم کا سوچتی وہ چاہت سے بولی، اور چاہت قبولیت بنی تھی نظر آئی جب گھر کا مین ڈور کھلا اور وہ سیاہ جیپ اندر انٹر ہوئی۔ امرا اسی وقت سیدھی ہوئی۔ کیا شخص ہے یہ؟ کار اسی فوارے سے ہو کر ہال کے مین ڈور کے ذرا فاصلے پر جا رکی۔ ہاشم دروازہ کھول باہر نکلا، بے دھیانی میں سرسری سی نظر گئی تھی چھت پر۔ امرا نے ہاشم کی نظر کی تاب محسوس کی، فوراً سے رخ پیچھے کیا۔ ہائے اللہ، اس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا؟ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی وہ گھبراہٹ سے بولی۔ نہیں، میں اس کو جتانا چاہتی ہوں، اگر یہ لڑکا آدھی رات گھر آئے گا تو میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ امرا اسی وقت پیچھے قدم رکھتی وہاں سے بھاگی، موئنٹی کا ڈور کھول کر جلدی سے تیزی میں گھر میں قدم رکھتی ہے۔ سیڑھیاں عبور کر اپنے کمرے میں تک بھاگی آئی اور پھر اندر جا کر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر تبھی صبح کا واقعہ یاد آنے پر وہ بھاگ کر بیڈ پر آ کر لیٹی اور کمفرٹر اوڑھ کر سونے کی ایکٹنگ میں مصروف ہوئی۔ ٹھیک نہیں کیا آپ نے یوں نظر انداز کر۔ ہاشم نے کار کا دروازہ کھول اس کے اندر سے گجرے نکالے۔ اس جگہ سے اور گھر تک کے فاصلے میں اتنا وقت نہیں لگتا تھا، اسی وجہ سے گجرا ذرا مہکتے مہکے تھے۔ آج کی رات ان گجروں پر مہربان ہوگی، ورنہ ہمارا کہاں ایسا نصیب۔ محبوب پاس ہو کر بھی مہربان نہیں بنتا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کا شہزادہ تھا، اس کو شیونگ میں چھپا ایک طرفہ ڈمپل قیامت تھا، مگر ارادے اس قیامت کا ساتھ دینے پر بہک رہے تھے۔ ابھی تو ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ جذبات میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ اس نے ان گجروں کو دیکھ ایک لمبا سانس بھرا جو اندر تک سکون بنا تھا۔ جانم عاشقی۔ ہاشم نے جلدی سے ہال میں کا مین ڈور کھولا اور اندر داخل ہوا، مگر سامنے صرف اندھیری نگری تھی، ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ محبوب جان تک جانے کے لیے رستے بناتا تیزی سے سیڑھیاں عبور کر اوپر آیا۔ اس کا اور امرا کا کمرہ ایک ساتھ تھا، مگر ہاشم نے امرا کو الگ کمرے میں رہنے کی سزا دی تھی۔ اب نہ جانے وہ اور کون سی سزا دیتا۔ اس نے امرا کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا تو گجرے لیے اپنے کمرے میں جاتے، بیڈ شیٹ پر رکھتے، تیزی سے باہر نکلتے۔ اب دوبارہ رکوسی ستمگر کے کمرے میں کیا؟ اللہ جی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اتنی خاموشی، اور وہ بھی اس برگر کی موجودگی میں۔ ہاشم کی موجودگی محسوس کر امرا بند آنکھوں سے ہی دل میں بڑبڑاتی بولی، جبکہ چہرے پر ذرا بھی احساس نہ آنے دی کہ وہ جاگی ہوئی ہے۔ مگر ہاشم تو رگے جان
जान से जानता था। इसको वो कोई भी शोर बनाता अमरा के पास जाते सर पर खड़ा हुआ और फिर 5 जगह होने पर वो बेड पर बैठ गया। मगर जान तो अमरा की निकली तभी वो बड़ा कह रही थी कि इसकी क्लास लेगी, मगर अब खुद की क्लास लग रही थी। मुझे ज़्यादा सोने वाले लोग पसंद नहीं। अमरा के हाथ पर नज़र गई जहाँ पर चोट लगी हुई थी। इससे इसी हाथ को थामा और फिर हाथ की जख्मी हथेली पर मरहम लगाने के लिए उसने आंखें बंद करके अपने होठों से चुमा। अमरा की आंख किसी वक्त खुली और वो अपना हाथ खींचती ज़रा ऊपर होती बेड क्राउन से टेक लगाई। हाशिम, वो घबराहट से बोली। अभी तक हाथ पर महबूब के छूने का एहसास था। मोहब्बत में हाशिम को ऐसे ही मरहम लगानी आती है। एक हाथ अमरा की दूसरी साइड की पुश्त बेड पर शीट पर रखता तो दूसरे से अपने होठों पर रख कर खामोशी का हुक्म सुनाया। मुझे आपसे बात करनी है, अभी मेरे कमरे में आए। हल्की सी मुस्कुराहट से कहता वो अमरा की हालत देख काफ़ी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि वो आंख तक ना उठा रही थी। हाशिम ने मजीद सवाल जवाब अपने कमरे में करना ही बेहतर समझा और उठ कर खड़ा होते भारी कदमों से बाहर निकल गया। अमरा हैरान थी। रात के 10 बज चुके थे। इसको कौन सी बात करनी थी, और वो भी ये कमरा छोड़ अपने कमरे में बुलवा रहा था। मगर जो भी था जाना तो था ना। उसे कमरे की फ्रंट दीवार पर लगे ब्लैक क्लॉक को देखा तो अब रात के 11 बज रहे थे। अमरा अभी तक नहीं आई थी। हाशिम को उसकी गैर हाजिरी पर गुस्सा आने लगा, मगर फिर सजा जो देनी सोच रही की थी, इसीलिए इतना हवासों पर सवार ना किया। वो बेड पर बैठा अपने साथ बेड शीट पर रखे गजरों को देख रहा था, मगर तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ फोकस हटा गई। सामने अमरा खड़ी थी। हिम्मत समेटती वह छोटे छोटे कदम रखती आगे बढ़ी। इधर आए। गजरों के साथ जगह बनाते वो घूरती तपिश नज़रों से बोला। अमरा ने एक नज़र क्लॉक को देखा तो 11 बजते नजर आए। फिर इसने शौहर की बात मानी और गजरों के साथ जा बैठी। इन दोनों के दरमियान बस ये गजरों का फासला था जो हाशिम ने इनको उठाते भी ख़त्म किया। हाथ थामे मेरा। एक हाथ अमरा के सामने करता वो इसको थामने का हुक्म सुनाता है तो दूसरे हाथ से गजरा थाम रखा था। अमरा को ये गजरे अपनी क्लास लगाने की अलामत लग रहे थे। जो थे सच था। चुप कर देखना बुरी बात होती है। खुद ही उसकी कलाई खींचकर वो पकड़ता सख्ती बनाते इनमें गजरा डालते बोला। शौहर वो आपको चाहिए सबके सामने अपनी साकी को ताड़े। मैं भी तो देखो किस में इतनी हिम्मत है जो कुछ कहे। जब गजरा डाल लिया तो मुस्कुरा कर हाथ की पुश्त चूमी, जबकि नजरें उठाकर वो इसके चेहरे के नक्श देखने में मसरूफ हुआ। अमरा की जो हालत थी बस वही जानती थी। पहले लम्स का एहसास गया नहीं था और अब हाशिम ने दोबारा अपनी मनमानी कर दी। ना जाने सजा क्या देना था। कभी कभी दिल करता इन कलाइयों में जंजीर डालकर अपने हाथों से बांध कर कैद रखूं। मसरूफियत से कहते हाशिम ने दूसरे हाथ की कलाई पर भी गजरा डाला, मगर फिर उसकी महक की ताप अंदर तक महसूस करने के लिए उसने आंखें बंद की। मधोशी से खुशबू लंबे सांस से अंदर खींची। खाना खा लिया आपने? वो हाथ वापस खींची या हिम्मत से मेरती सवाल का जवाब देनी, इसने दोनों का ही काम ना किए, मगर दिल की धड़कनें बाकी जरूर थी। खाना खा लिया? ज़रा सख्ती लाए वो बोला, मगर इस बार हाशिम ने हाथ की नब्ज़ अपनी अंगूठी से दबाई थी ताकि वो जवाब दे। हाँ, इससे पलकें झपकती और नरम से लहजे में बोले। हाशिम इसके जवाब पर हल्का सा मुस्कुराया। गुड। इसके हाथ को अपने दिल के मुकाम पर रखकर हाशिम अमरा की झुकी नज़रें देख ज़रा सख्त अंदाज बताते हाथ पर दबाव डालना, जिसकी वजह से अमरा ने मजबूर बनते हाशिम की ग्रे आंखों में आंखें डाल के देखा। और हाशिम जो दुर्रानी की ग्रे आंखों में देख रही थी तो वो अमरा की ब्राउन आंखों में। शौहर ने अभी तक खाना नहीं खाया और बीवी ने खा भी लिया, सरासर गलत बात है। अमरा का तो दिल क्या है इस बात पर वो इसको करारा जवाब देती जो इसने करके ही छोड़ा। शौहर रात के 10 बजे घर नहीं आया थे और हमारे साथ खाना खा ले, हमने कौन सा कुछ कह देना तो होता है। हाशिम उसकी हिम्मत पर हैरान हुआ, मगर अब अमरा अपनी बात पर ही खुद ही चौंकी। हाशिम ने अब इम्तिहान शुरू किया। जो बनाना आता है वो बना कर लाए, मुझे अभी आपके हाथ का खाना है। दिल के मुकाम पर हाथ परे करता वो अमरा को देखने से परहेज कर ही गया, मगर उसने अमरा का गजरे में हसीन हाथ पर ही झटका। बिरयानी ले आऊं? इसे बदलते अंदाज पर वो ज़रा फिक्र से बोली। वो मुस्कुरा रहा था, वो अभी बदल भी गया था। इस शेफ के हाथ का बदमज़ा खाना नहीं, बल्कि मुझे बेवफा जानम आशिकी के हाथ से बना हुआ खाना खाना। हाशिम ने चेहरा दूसरी तरफ करके हाथ के इशारे से जाने का हुक्म दिया। अमरा को कुछ समझ ना आ रही थी, वो पल पल बदलता था। उसने भी उठते हाशिम को कोई जवाब ना दिया और बाहर चली गई। हाशिम ने इस खाली राह का दरवाज़ा देखा जहाँ से अभी महबूब गुजरा था। वो बेड से उठा और शावर लेने बाद में चला गया। 10 मिनट बाद वो बाहर निकला तो ब्लू शलवार कमीज़ डाली हुई थी। शायद पाकिस्तान आकर अब शलवार कमीज़ पहनना पसंद आ गया था, वरना न्यूयॉर्क में तो वो पैंट शर्ट जीन्स वही यूनिक लिबास में होता। मगर पाकिस्तान की हवा लग जाने पर अब हाशिम का दिल भी पंजाब की ड्रेसिंग को करता था।
अरीज इस वाकये के बाद घर से बाहर नहीं निकली थी। अगर निकलती तो मीडिया को घर का भी एड्रेस मिल जाता, जो वो चाहती नहीं थी। पूरा दिन वो घर में बंद रहकर बोर हो रही थी। रूम की एलसीडी की ऑन की तो बस अरीज की ही न्यूज़ चल रही थी। एक एलसीडी तो तोड़ दी थी, मगर दिल कर रहा था कि ये दूसरी भी तोड़ दे। मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, सुबह से बंद हूँ घर में, ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरती। कमरे में चक्कर लगाती वो परेशानी से बोली, जबकि दिल में बहजाम को इज्जत के तहत दे रही थी। देखो तो सही क्या कर रहा है मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके। हिजाम की इज्जत करने और बातें सुनाने के लिए वो कमरे से बाहर भागी, जबकि मुठ्ठियाँ मींच कर वो पाँव पटकती, वो जंग के इरादे बनाती काफ़ी खुश नजर आ रही थी। आखिर चैन भी तो तभी मिलना था। आज तो इसका सर ना खा दिया तो मेरा नाम भी अरीज नहीं। कम फासले की सीढ़ियाँ उतरते वो हॉल में आई। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो ओपन किचन में और हॉल में सोफे बाकी सारा घरेलू सामान नजर आया, मगर बंदे की जात नहीं। वो समझ गई थी कि वो बाहर होगा, तभी माथे पर बल डालते वो दरवाज़ा तेज़ी से खोलकर जंग अजीम करने चली आई थी। ओए तुम! अरीज ने हॉल के मेन डोर के पास छोटी सी बालकनी को देखा, जहाँ दो तरफा सोफे और दरमियान में एक टेबल था। वो इसको वहीं पर बैठा लैपटॉप यूज करते आग बगोला बन उसके सर पर जा खड़ी हुई। हैजाम ने लैपटॉप से नजर हटाई तो सामने अरीज का चेहरा नजर आया, जिसके नक्श देख कर दिल पागल सा इंसान समझ जाता कि वो दिल में कितनी गाली निकाल रही होगी और कितने इज्जतों को इनाम दिया होगा। क्या तुम्हारे लिए सब मजाक है? मेरी इधर जान निकल रही है, सुबह से घर में बंद हूँ और तुम मज़े से मेरे मज़े कर रहे हो। गुस्से से कहती वो ये भी ना जान सकी कि हैजाम के साथ बैठ गई। उसे एक नज़र लैपटॉप को देखा तो इसी की तस्वीरें गूगल से निकाल कर हैजाम देख रहा था, सारी मॉडलिंग की और ना जाने कितनी। मगर जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर थी वो इन दोनों की थी, मगर वही जिस पर फासला नहीं था। अरीज को ये सब देख जरा शर्म आई और लैपटॉप की स्क्रीन दे मार कर बंद की। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने बेशर्म हो जो ऐसी तस्वीरें निकाल कर देख रहे हो। हैजाम ने आंखें छोटी करके अपनी इज्जत पर आज तक इसकी इज्जत नहीं की थी इस अरीज ने, मगर आज तो वो करवा कर ही रहता। मैं शौहर हूँ, मुझे शर्म नहीं आती, मगर जो सब गैर महरम देखेंगे तुम्हें ये सोचते हुए शर्म आनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ, छोड़ दो ये सब। तुम इस्लामिक लड़की हो, ये सब सूट नहीं करता। इसकी ड्रेसिंग को देखते वो मसरूफ से बोला, क्योंकि वो ब्लू नाइट जीन्स और वाइट ढीली ढाली शर्ट पहनकर उसके सामने बैठी थी, जबकि पाँव में सफ़ेद बंद बूट थे और ऊपर ब्लैक लॉन्ग कोट पहन रखा था सर्दी की वजह से। मेरे सामने ज़्यादा बक बक करने की ज़रूरत नहीं है, शौहर हूँ मैं। उसके अल्फाजों का मजाक उड़ाते अरीज अजीब ही अंदाज में मुंह बनाती बोली। वो हमेशा से हजाम को ऐसे ही ट्रीट करती थी, जैसे अगर वो गरीब लड़का है तो इसकी जितनी मर्जी बेइज्जती करो, वो आगे से कुछ नहीं बोलेगा। वजह सिर्फ ये है कि वो गरीब है, मगर ये तो हजाम ही जानता था कि अपनी ज़ात को जान पर भी वो इसके सामने खामोश रहता। आखिर अकड़ किस चीज़ की है तुम में? मैं इज्जत से पेश आता हूँ तो इज्जत से बात क्या करो। हैजाम इसका बाजू सख्ती से पकड़ता, खुद खड़े होते उसको भी अपने सामने खड़ा करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा टच करने की? उसके हाथ को देखती वो शदीद नागवारी से बोली, जैसे ये अमल शदीद नापसंद हो। मुझे बहस करना पसंद नहीं। तुमने अगर मेरी ड्रेस चेंज की तो मैं उसका बदला ले लिया, मगर अगर तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस करोगी तब तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। हाथ को परे झटकता वो अपना लैपटॉप उठाते वापस हॉल का रुख करता है, मगर मुड़ा अरीज को ये बातें कहाँ बर्दाश्त थी। बस एक ड्रेस चेंज करने का बदला लिया था। हैजाम ने उसकी एक्टिंग पर सवाल बना दिया था। हैजाम ने अरीज की आंखें नम होने लगी, मगर जितना गुस्सा हवासों पर सवार हुआ आने वाला वक्त बताने वाला था। तो तुम ये सब जानबूझ कर किया था मीडिया के सामने? पीछे से उसकी बाजू खींचकर अरीज ने रुख अपने सामने किया, मगर तभी बेध्यानी में हैजाम का लैपटॉप नीचे जा गिरने वाला था तो उसने झुककर मुश्किल से पकड़ा। नहीं, तुम्हें अकल देने के लिए ये सब गलत है जो तुम आज तक करते आई हो। हैजाम को भी गुस्सा आया। अगर लैपटॉप टूट कर गिर जाता तो कहाँ से लाता, मगर वो अरीज भी अरीज थी। इसने फौरन से लैपटॉप छीना और ऊपर उठाते पटक कर फर्श पर दे मारा। हैजाम की आंखें फटी की फटी रह गई इस हरकत पर कि वो कीबोर्ड अलग हुआ और स्क्रीन अलग, जबकि इसकी बैटरी भी बाहर निकल आई थी। जब निकाह हुआ था तब तुम्हें कह दिया था अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना, मगर तुम हो ही जाहिल जिसकी अकल और हरकतें मिडिल क्लास बंदरे की यार की तरह है। हैजाम ने यह सब सुनकर कोई लिहाज किए बगैर उसके सर तमाशा अरीज के हसीन चेहरे पर दे मारा, जबकि गुस्से से माथे की रगें उभरी थी। दिल का बस चलता तो वो इसको यहीं पर आंख लगा देता। आखिर इतनी भी बदलिहाज जबान नहीं होनी चाहिए थी अरीज की, मगर जो भी था हैजाम ने इतने दिनों की कसर आज सबसे सख्त तरीन थप्पड़ मारकर पूरी की, मगर गुस्सा भी तक ना उतरा। मुझे कसम है अरीज, अगर निकाह का एहतराम ना होता मुझे तो तुम्हारी जात को आज रात तपते कोयले और पेट्रोल से आग लगा देता और इन कोयलों में भी तुम भी कोयला बनती, मगर सिर्फ
कह सकता हूँ, क्योंकि बीवी जुल्म करने का सामान नहीं होती बल्कि इज्जत देने की ज़ात होती है, मगर तुम्हें तो दिल करता है। आखिर पर बेबस होता वो दांत पीस कर रह गया। अरीज नजरें झुका गई। आज तक जो वो समझती आ रही थी कि मर्द बदजात होते हैं, वो आज हैजाम ने थप्पड़ मार कर यकीन में बदल दिया कि अरीज को इस एक थप्पड़ ने जितना बदला था वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वो अब पुरानी अरीज तो नहीं रही थी। मगर हैजाम का थप्पड़ मारना भी किसी काम न आया। शायद वो प्यार से समझाता, मगर कौन अपनी बेइज्जती पर प्यार दिखाए। तुम्हारे पूरे खानदान को आग न लगा दी, इस अरीज ने तब कहना। मर्द बनते हो तो तुम गैरत वाले मर्द, मगर बीवी पर हाथ उठाते गैरत कहाँ पर चाहती है। मुझे इस्लाम का सबक देते हो, औरत घर में रहे मगर बीवी पर जुल्म करने हाथ उठाने की इजाज़त इस्लाम में कहाँ पर है। बताओ मुझे, क्या मैंने तुम्हारा हक किसी गैर को दिया नहीं? ना फिर तुम मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हो? हैजाम का कॉलर पकड़ती वो गर्राई थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि आंसू कब आंखों से बह के गाल पर जा गिरे, जहां पर थप्पड़ का निशान वाज़ेह नजर आया था। हैजाम खामोश हुआ। शायद अब गिल्टी फील हो रहा था। अरीज सहमी सी लग रही थी। अगर थप्पड़ों से आज वो समझदार बनती तो पहले थप्पड़ से किन बात बन जाती। मगर इस अरीज को बस प्यार की जरूरत थी, जो किसी ने ना दिया था। पहले बाप के थप्पड़ खाए और अब शौहर से। क्या इतनी ही बुरी लगती थी वो सबको? क्या कोई भी प्यार से नहीं समझा सकता था इस अरीज को, जिसकी माँ इसको बचपन में ही छोड़कर चली गई थी? और बाप वो था जो आज तक बस अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इसका रिश्ता भी दोस्त के बेटे से तय कर चुका था, जिसको जानकर वो अपनी मर्जी से निकाह कर आई थी। मगर वो शौहर भी वैसा ही निकला। आज जिस दर्द में अरीज थी वो हैजाम भी ना समझता। तुम मुझे आग लगाने की बातें करते हो ना, अब देखना मैं अपनी जात को खुद आग लगाऊंगी। उसका कॉलर झटकते वो खूनी सुर्ख आंखों से बोली। हैजाम पीछे को हुआ था, क्योंकि वो एक किस्म का धक्का जो दे गई थी, जो इसकी बात तक समझा था। जब वो भागी हॉल में दाखिल हुई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, न जाने अब वो क्या करती। हैजाम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जानता था कि पागलपन पर उतर आई है अरीज। वो भागते हुए हॉल के मेन डोर जोर जोर से हिट करने लगा। मगर तभी वहां पर हादी भी आया, जो शायद हैजाम से मिलने आया था। मगर आगे सारा मामला गर्म देख वो वहीं पर चुप रहा। अरीज, दरवाज़ा खोलो। अरीज हैजाम की आवाज़ सुनती ओपन किचन में आई और नीचे झुककर कैबिन में से पेट्रोल को ढूंढने लगी। जैसे तैसे करके जब वो मिला तो पूरी छोटे साइज की कैन उठाती वो सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर कमरे में आई, जबकि माचिस भी पकड़ ली थी। अरीज, क्यों पागल बन रही हो? दरवाज़ा खोलो। बात बिगड़ते देख इसने पाँव से डोर को हिट किया तो वो डोर खुला। उसे हॉल में आते सीढ़ियां ऊपर करनी चाहिए, मगर तभी नजर ओपन किचन के खुले कैबिन पर गई तो वो सब समझ गया। हादी भी उसके पीछे भागा। हैजाम इसी दरवाजे तक आया, जिसके खुल जाने पर क्या कुछ हो जाता। अरीज प्लीज डोर ओपन करो। क्यों पागल बन रही हो? मेरे थप्पड़ की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। वो डोर को हाथ मार मार कर तड़प कर कह रहा था। शायद खौफ था कि ये पागल लड़की कुछ भी कर जाएगी। अंदर खड़ी अरीज ने उसकी आवाज़ सुनी तो फौरन पेट्रोल की कैन पूरे कमरे में उछाली और फिर खुद अपने सर से लेकर पांव तक गिराते खुद को भिगो लिया। मगर लॉन्ग कोट की वजह से लिबास मुकम्मल नहीं भिगा था, मगर जितना भिगा था वो जिंदा लाश बनाने के लिए काफ़ी था। खुश हो जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने वाली हूँ। कहते थे ना, क्या आग लगा दो? अब खुद को आग लगाने लगी हूँ, खुद को। वो पागलों की तरह हंसकर बोली। अभी कुछ देर पहले तो वो अपने हवास कायम किए हुए थे, मगर सिर्फ एक थप्पड़ ने उसको पागलपन पर उतार दिया था। शायद इतना नाम होने की वजह से वो निफ्सियाती लड़की बन गई थी, जो खुद पर जरा सा भी इल्जाम और गुस्सा बर्दाश्त ना करती। वो पागल बन जाती। हैजाम को अब जाकर समझ आया था। इसने करीब से आंखें मींच ली। करीब लिखा है, कर्ब होना चाहिए था। कर्ब से आंखें मींच ली, मगर जब खोली तो वो आंसुओं से भीग गई थी। प्रॉमिस करता हूँ अरीज, जो तुम बोलोगी वो करूंगा, मगर प्लीज दरवाजा खोलो। क्यों कर रही हो ऐसे? तुम समझदार हो फिर क्यों? अरीज बेबस होता वो मुक्के पर मुक्के मारकर हाथ जख्मी कर चुका था, मगर इस अरीज का दिमाग अभी तक माफ था। इसने माचिस से तीली निकाली और बिल्कुल खामोश हो गई। हैजाम खामोशी को समझा और फिर कोशिश करते उसने कंधों से दरवाजा हिट करना शुरू किया, मगर जब तक वो टूट कर खुला था तब तक अंदर आग लग चुकी थी। कमरे के इर्द गिर्द आग की तपिश थी और वो दरमियान में खड़ी खामोश सी थी। हैजाम ने जैसे तैसे करके आग क्रॉस की और इस पागल लड़की के पास आया, मगर आग रास्ता बनाती अरीज तक आने लगी। इसके पेट्रोल में भीगे लॉन्ग कोट पर लग गई थी। चिंगारी गर्म थी। हैजाम ने इसी वक्त आग पर भड़कने से पहले इसका कोट उतार दिया और कलाई से पकड़कर इसको अब बात में घसीट लेकर आया, जबकि सारा अमल बच बचा कर किया था, क्योंकि आग इधर कर इर्द गिर्द कमरे को लगी हुई थी। अरीज ने भी माचिस जलाकर सोफे पर जो गिराई थी। हादी ने जब ये सारा मंजर देखा तो भाग कर तेजी दिखाकर पानी की बाल्टियां भर भर कर कमरे की आग बुझाई, जबकि इस पागल अरीज के कामों से तौबा तौबा करने लगा। मरने क्यों नहीं दिया मुझे? इसने हैजाम का हाथ झटका, मगर हैजाम ने फिर से इसको
फिर से पकड़कर शॉवर के नीचे खड़ा किया और ऑन कर दिया। पानी इस पर गिरने लगा। कपड़ों से पेट्रोल जरा तो निकला मगर कुछ अंदर धंस गया था। आज के बाद ऐसा ख्याल कभी मत लाना अपने दिमाग में, समझी तुम? न जाने किस ख्याल का खौफ था, वो खींच कर अरीज को अपने सीने से लगा गया। इसने अरीज को खुद में छिपा लिया जबकि चेहरा खौफ जर्दा था। अरीज उसके सीने से आज पहली बार लगी थी मगर कुछ पल के लिए तो वो सारा सहारा मिल जाने पर सब कुछ भूल बैठी थी। हैजाम को अपने अमल किए पर शर्मिंदगी थी और वो बचपन से तनहा रहती आ रही थी। वो सब जानता था मगर फिर भी आज थप्पड़ मार दिया। ये भी जानता था कि इसके दोस्त भी बस फेम के लिए अरीज का साथ देते थे क्योंकि इस दिन लुबना ने भी घर आने से इनकार कर दिया था मगर जब पैसों की ज़रूरत होती है तब सब भागे भागे आते। शुक्र था कोई तो इस अरीज को समझता था, फिर चाहे वो हैजाम ही क्यों ना शुरुआत करता। यार हो गया, कमरा ठीक, बाहर आ जाओ तुम दोनों। बाहर से हादी ने ऊंचा बोला। कमरे की बचत हो गई थी मगर सामान का सत्यानाश हो चुका था। इधर देखो मुझे, इधर देखो अब मुझे। अरीज के गालों को नरमी से थाम कर वो इसकी नज़रों में झुका था जबकि आंखों का रंग रोने से सुर्ख हो चुका था। पानी इन दोनों पर गिर रहा था। अरीज के बाल चेहरे से चिमट गए थे। तुम अपनी ड्रेस चेंज करोगी क्योंकि इन कपड़ों में तुम्हें नहीं रहना। वजह पेट्रोल है अरीज, ओके? प्यार से समझाते हुए इसके माथे पर बूसा देता। अरीज को होश नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत में हो रहा है। हैजाम ने ना चाहते हुए भी उसको अकेला छोड़ा और खुद बात से बाहर निकला क्योंकि अब अरीज को हरगिज अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वजह इस लड़की का कुछ भरोसा जो नहीं था। आज अरीज ने हैजाम को जाते देखा और आंखें बंद कर पानी का बहाव खुद पर गिरते महसूस किया जो उसके बालों को चेहरे से जोड़ देता क्योंकि शावर सर पर जो था। मगर दिल ने हाशिम को याद किया। वो इसे मिल भी नहीं सकती थी बस इस दिन के वाक़ये की वजह से। अमरा का इंतजार करते वो थक हार कर सोफे पे जा बैठा। अब तो भूख भी नहीं रही थी, बस अमरा की देरी पर शादीद गुस्सा था। वह हाशिम की बात को समझती नहीं थी। एक कमरे में आने पर देर दिखाई और अब खाना लाने में हाशिम ने सब्र का पैमाना तोड़ बाहर की जानिब रुक किया और नीचे को जाता दूसरी तरफ सीढ़ियों का एक जानिब रास्ता तय करता नीचे आया मगर सब तरफ अंधेरी नगरी थी। वो किचन की तरफ आया तो कदम बाहर ही रुक दिए क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही थी जो शायद वो किसी से फ़ोन पर बात करी थी मगर बाहर खड़ा होने की वजह से ठीक से समझ नहीं आया। मैं वापस हवेली नहीं आऊँगी मम्मा, और आपके भाई से तो निकाह बिल्कुल नहीं करूँगी। अमरा ने ज़रा सख्ती से जवाब दिया तो तस्मिया बी ने उसको डराने के लिए बात ही ऐसी की जैसी वो इनकार ही ना कर सकती। तुम्हें अंदाज़ा भी है अमरा, तुम्हारा निकाह मैंने सिर्फ पैसों के लिए करवाया था क्योंकि तुम्हारी दादू मेरी असलियत से बहुत देर बाद वाकिफ़ हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझे मोटी रकम दी ताकि तुम्हारा और हाशिम का निकाह हो सके। मगर अब मेरा भाई मुझे इससे भी कई गुना ज़्यादा रकम दे रहा है। अब तुम अंदाज़ा लगा लो, इतनी बड़ी ऑफर्स में कभी मैं इनकार नहीं करूँगी और तुम्हारा निकाह शफीक से ही होगा। अगर इनकार किया तो अपने भाई के ख्वाब सच कर दिखाऊंगी जो वो बस यही चाहता है, हाशिम की मौत। आखिरी लफ्ज़ ने सांस रोका। वो आंखें साकित करती इन डरने ख्यालों को सोचने लगी जहाँ से जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी और हाशिम की जुदाई थी। और हाँ, तुमने मासूम सी डरी सी बीवी बनकर हाशिम को कुछ बताया तो बहुत जल्द हवेली का एक लौता वारिस जान से जाएगा क्योंकि उसकी बीवी ही ये सब चाहती है। हाशिम इनको सुन नहीं सकता था मगर तहज्जुद ज़रूर था। उसे कदम अंदर रखे तभी अमरा के दिए जाने वाला जवाब हाशिम के दिल से सुराग बनकर नफरत भरने लगा। मैं तैयार हूँ मामू साईं से निकाह करने के लिए। दिल में जलन सी हुई जबकि सांस भारी हुआ। इन अल्फाज पर उसने अमरा की पुष्ट को जहरीली नज़रों से देखा और फिर आहिस्ता से कदम पीछे को किए। मगर एक बात याद रखिएगा, मुझे अल्लाह ने ऐसी माँ देकर सबक दिया है। खून का रिश्ता खून का होता है मगर अगर वफा गैर के खून में हो तो नस्लें याद रखती है। मगर आप मेरी वो माँ हैं जिस नस्ल को ख़त्म करना चाहती है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मगर जिस दौलत की खातिर आप ये सब कर रही हैं, याद रखिए दौलत कुछ भी नहीं। बहुत जल्द समझ आएगा आपको जब आपको अपने जैसे कोई मिलेगा। कहाँ से हिम्मत लाई थी अमरा जो इसकी धमकी को सुनकर जाने के बाद भी इतने मजबूत होकर ये सब कह गई। रजिया भी उसके पास खड़ी इस बच्ची को तकलीफ में देखकर अफसोस कर रही थी मगर अमरा की नहीं मखलिस थी। फ़ोन भी उन्हीं का था वरना अमरा के पास फ़ोन कहाँ से आता। मेरी बच्ची तो समझदार है, अगले की मजबूरी का मजाक बनाती वो कॉल कर देती है। अमरा ने उस फ़ोन को ही चीखते फर्श पर दे मारा और फिर शेल्फ का सहारा लेते खड़ी रही। प्लीज़ अल्लाह, ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो दूर क्यों जाएगा मुझसे? दर्द से आंखें मीच कर वो अपना दिल आजमाती रोने का जब तोड़ गई। मगर फिर हाशिम की भूख का ख्याल आया तो वो खुद को संभालती आंसू साफ करती, खाने का ट्रे उठाती, ऊपर की तरफ रुख करती। हाशिम जब से वापस कमरे में आया था तब से टहलते वो अल्फाज याद करने में दर्द से दिल बर्दाश्ता फट जाने का एहसास महसूस कर रहा था। मगर ना जाने जब वही सितम महबूब सामने आता तब क्या क़यामत लाता हाशिम।
सॉरी हाशिम, वो फ़ोन के सिग्नल नहीं आ रहे थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं चल रही थी और देर हो गई खाने में, वरना यूट्यूब से खाना बहुत मज़े का और जल्दी बन जाता है। अपनी गलती की एक्सप्लेन करती वो हल्का सा मुस्कुराई। हाशिम ने इसी वक्त रुक दोबारा सोफे की जानिब किया और बैठ गया। अमरा ने उसकी छुपी नाराज़गी देखी तो खाने का ट्रे शीशे के मेज़ पर रख कर वो उसके साथ बैठी। क्या हुआ है? उसके चेहरे को गौर से देखती वो मासूमियत से पूछती है, जबकि हाशिम ने सोफे को पकड़ कर मुठ्ठियाँ मींच ली। हाशिम, तुमसे क्या हुआ है तुम्हें? चेहरे पर जरा झुकते अमरा ने हाशिम का गाल थामा तो हाशिम ने इसी वक्त इतनी सख्ती से हाथ दबोचा कि नब्जों से पल भर खून गर्दिश करता सा रुका। अमरा की आंखों में जरा सा खौफ बैठा। आज तक जो इतनी पकड़ और ऐसा रवैया नहीं सहा था। दिल कर रहा है जहर खा लूं, मगर आपके हाथ के खाने में जितना जहर उसको बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं। इसीलिए आज से मेरी नफरत में इजाफा हो गया है जानम आशिकी। अमरा की ब्राउन आंखों में देखते हाशिम ने जितनी पकड़ से हाथ थामा था उसमें मजीद इजाफा किया और फिर अमरा के हाथ की हथेली जबरदस्ती अपने गाल से टच करवाई, जबकि हाशिम के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट खौफ देती थी। तुम्हें? मुश्किल से जबान साथ दे रही थी। हाशिम ने ये सारे जज्बात छोटे झूठे समझे और हाथ को परे झटका दे बड़े ही रिलैक्स अंदाज में वो अमरा की तरफ रुक करते सीधे होते बैठा, जैसे अभी गुस्सा ही मानो नहीं आया था इस लड़की को। निवाला बनाकर खिलाए, मैं भी तो देखूं कब तक मरूंगा। अमरा का दिल किया कहीं मर जाए। वो इस पर इतना अजीब इल्ज़ाम लगा रहा था और फिर हुक्मियान तौर पर भी मांग भी वही रहा था जिसको जहर समझता था। सुना नहीं? हाशिम ने चीखते कहा तो अमरा की रीढ़ की हड्डी में कपकपी तारी बड़े ट्रे मगर खाने की निवाले बनाकर उठाती हाशिम की तरफ करती है। फर्ज करें अगर सुबह टीवी चैनल पर न्यूज़ सुनने को मिले जिसमें शौक न्यूज़ हो के हाशिम जमशेद दुर्रानी की बेगम ने दूसरी मोहब्बत की खातिर खाने में जहर डाल दिया और शौहर की मोहब्बत पर खुशी खुशी से दूसरी शादी भी कर ली। वो निवाला डालने के लिए आगे हाथ बढ़ाया करी थी कि हाशिम ने हंसकर सख्ती से हाथ दबोचा। अमरा उसकी हंसी को समझ नहीं रही थी। वो बातें तो बिल्कुल भी समझ से बाहर थी। नाना, नफ़ी में को सर में जनबिश देता हाशिम सर झुका कर बोला। अमरा को सच में मुकाबिल बैठा शख्स कोई और ही लग रहा था। ऐसे तो आप इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी, कुछ और करना पड़ेगा। हाथ को परे झटकता वो परेशानी जाहिर करता उठ खड़ा हुआ और फिक्र से उसी टेबल के करीब चक्कर काटने लगा। अमरा उसको मुसलसल देख रही थी, जिसके तासीरात पल पल में बदल रहे थे, मगर फिर नजरें चुका ली। रुके, एकदम कदम रोक वो सपाट लहजे में बोला। अमरा ने नजर उठाकर हाशिम को देखा, जिसके चेहरे पर अच्छी खासी शिद्दत में नफरत झलक रही थी। आपका दूसरा निकाह मैं खुद करवाता हूँ शफीक साहब से। बोले मंजूर है? अमरा शौक हुई, वो कैसी बातें कर रहा था। हाशिम ने जरा झुककर टेबल के किनारों पर हाथ रखा। हाँ हाँ, आप तो सच समझ गए। उसकी मुस्कुराहट खामोशी कमरे में गूंजी। हाशिम ने अमरा को यूं ही जब बैठे देखा तो हंसी मजाक बना गया। पूरी कुव्वत से चीखते अपने दोनों हाथों को इसने ऊपर उठाकर जोड़े जोरदार पंच मार कर शीशे की टेबल पर मारते शीशा तोड़ दिया। इस कांच के टूटने की आवाज़ सुन अमरा की हिम्मत जवाब दे गई, जबकि खौफ से पूरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ी। होश तो तब उड़े जब हाशिम ने खाने के ट्रे को परे गिरा दिया। इसके हाथों की उंगलियों के दरमियान से शीशा धंस जाने की वजह से खून रसने लगा और कतरा कतरा इसके टूटे फूटे कांच पर गिरने लगे। प्लीज़ हाशिम। हाशिम ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ खड़ा किया। वो अपना बाजू झुंझला रही थी। हाशिम ने उसकी आज़ादी को समझते अपना दिमाग माफ कर पूरी ताकत से बाजुओं को दबोचकर घसीटते उसको दीवार के साथ लगाया। कभी कहा है हाशिम मुझसे तुमसे मोहब्बत है? कभी कहा है हाशिम तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी? कभी कहा है हाशिम तुम सिर्फ मेरे हो? दोनों बाजों को करीब देने तक की पकड़ उसने अपनी उंगलियों को गाड़ा। आवाज़ में हर लफ्ज़ भारी था और इस पर वो गर्रा रहा था। अमरा ने आंखें मीच ली। अब एक उसका गुस्सा करना, ऊपर से इतनी सख्त पकड़। प्लीज़ हाशिम, पागल मत बनो। बंद आंखों से लजरती आवाज़ में बोलने की हिम्मत की, जो शायद हाशिम को मजीद गुस्सा दे रही। उसने अमरा का जबड़ा वहीं दबोच लिया, मगर सख्ती की वजह से होठों की आज़ाद होने से सफ़ेद दांत नुमाया हुए। मेरे निकाह में रहकर दूसरों के ख्वाब देखती है और इसके जिसकी नीयत से वाकिफ़ है। अल्फाज की तपिश चेहरे पर गिरती तो रूह तक कांप जाती। इतनी गर्म झुलसती सांसें थी और अल्फाज आग में तपे हुए। होश की दुनिया में अमरा तब आई जब हाशिम ने आग में झुलसते होठ अमरा के कान की लो को टच करवाए और सरगोशी ने माँ कुछ कहना चाहा। मुझे आपसे शदीद किस्म की नफरत है, जिसकी शुरुआत आज रात हाशिम दुर्रानी हक वसूल करके जाहिर करवाएगा और जानम आशिकी का ज़िंदगी में आने वाला हर दिन क़यामत बनाएगा। हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला गया। अमरा की आंखें खौफ से फैली, पूरा जिस्म बेजान हुआ। ये अल्फाज सुनकर हाशिम ने मुकाबिल की सांसें बिगड़ती महसूस की। एक तरफा मुस्कुराहट दबाई। अरे अब तो डर गई जानम आशिकी। दूर हटते वो अमरा के खौफ को तमस्कर उड़ाते मासूमियत से देखा। चल एक काम करते हैं, आपको दूसरी शादी करनी है ना? वो पल पल बदल रहा था, कभी बख्श देने वाला तो कभी जान निकालने वाला। जालिम इस बार ना जाने क्या बनने वाला था।
मेरे साथ आज रात गुजार लें और मेरा हक दे दें, फिर बेशक दूसरी शादी कर लेना। आप वैसे भी हक मिल जाने के बाद आप इजी दूसरी शादी कर लेना, मेरा भी मतलब पूरा और आपका भी। अमरा ने ये सुनकर पहले तो दर्द से आंखें बंद की, जहां बंद आंखों से भी आंसू नीचे जा गिरे थे, और फिर उसने हाशिम पर हाथ उठाते एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। हाशिम के होश आवाज वापस लाने के लिए उसे जन्नाटेदार तमाचे को शोर खामोशी को तोड़ गया। हाशिम साकित हुआ, जबकि चेहरा दूसरी जानिब था। जो वो भी बोला था दिमागी गुस्से से बोला था, शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझे दूसरी शादी की ऑफर देते हुए। और ये जो थप्पड़ मैंने मारा है सिर्फ इस बात की वजह से मारा है ताकि तुम होश की दुनिया में आओ और एक बार अपनी ऑफर पर गौर करो कितनी घटिया तरीन थी। उसके फौलाद सीने पर हाथ रख कर वो दूर को धक्का देती, वो नम आवाज से चिल्लाई, बहुत शौक है ऑफर देने का, चलो मैं तुम्हें ऑफर देती हूँ, बोलो मंजूर है। फिर से हाशिम के सीने पर धक्का देती वो उसको पीछे कर रही थी, जबकि अमरा रोते हुए चीखने की कोशिश करती। जिस्म ऐसे था जैसे किसी ने रूह काबिज कर ली हो। अपने हाथों से मेरा गला दबा दो, फिर चाहे जो मर्जी करना है, क्योंकि तुम्हारा साथ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, बहुत मुश्किल से मिली तुमसे, मुझे इस बार नहीं खो सकती तुम्हें। मेरे पास अब आप जाकर एक तुम ही हो जिसको सब धमकियां दे देकर मुझसे छीनना चाहते हैं। पहले मामू साई ने दी और अब मम्मा दे रही है। इससे अच्छा है मैं मर जाऊं, जिसको पल पल बस यही खौफ है कि जुदाई का एक ही दिन की जुदाई सह करना उम्र के खौफ से बच जाऊंगी। बोलो मंजूर है, आया करोगे मेरी कब्र पर। कबीर लिखा हुआ है। कब्र पर आखिर पर ढेर हुई जमीन बोझ होती नीचे जा गिरी थी। उसके हाथ फर्श पर सख्ती से लगे थे, जिसके बाद गजरों के फूल की पत्तियां बिखरने लगी। हाशिम उसको बेहोश होते गिरते देख अपने आसपास सब आहिस्ता वक्त गुजरते महसूस किया। अमरा की आंखें आहिस्ता से बंद हो रही थी और हल्की सी मुस्कुराती हाशिम को देख रही थी, मगर उसकी मुस्कुराहट जानलेवा हुई। हाशिम पर वो भागता उसके सामने फर्श पर बैठा। अमरा जी, गाल को थप्पी देता वो फकत मोहब्बत से बोला। शायद हाशिम का गुस्सा करना और जुदाई का खौफ, फिर ऊपर से कुछ ना खाने की वजह से वो बेजान सी हुई थी। ये झूठ भी हाशिम ने खौफ से, वरना वो सुबह से भूखी थी। वजह बिरयानी नापसंद होना। अमरा जी आंखों में पानी जमा होने से नम हुई। उसे जल्दी से अमरा को गोद में भरते, फर्श से उठाते, ऊपर बेड पर लिटाया और सेल फोन पर निकालते फोन डॉक्टर को कॉल की, मगर फिक्र से तड़पते उसे अमरा से दूरी न बनाई, बल्कि उसके पास बैठकर इन्हीं गजरों वाले हाथों को खौफ से थाम लिया। मगर ये फिर भी गजरे ही उतार दिए और साइड स्टूल पर रख दिए। सॉरी अमरा जी, हाथ पर बुसा देता हाशिम नरमी से बोला। चेहरे पर गमगीन तासिरात झलके थे। उसने अपने हाथों की फिक्र छोड़ अमरा की फिक्र में जान ही लगा दी। कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर आई तो हाशिम सर पर खड़ा होकर हर हरकत नोट कर रहा था। वो मुसलसल दीवानावार अमरा को देखे जा रहा था, जबकि खुद की जात पर जहर लग रही थी। उसने अभी तक बैंडेज नहीं करवाई थी। डॉक्टर ने अमरा को इंजेक्शन लगा दिया और खाने पीने का समझा दिया। हाशिम का जख्म देखकर उन्होंने उसको भी बैंडेज कर दी और फिर बाकी की बातें समझा कर वो चली गई। हाशिम ने मुलाजिम से कहकर इनको वापस छोड़ आने का हुक्म दिया, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे और वो अपनी कार से आई थी, मगर फिर भी मुलाजिम भेज दिया, मगर समझा दिया था जब वो आए तो मेडिसिन लेकर आए। इसने अमरा के पास सारी रात जाग कर गुजारी थी और अपनी मतलबी बात को सोचते पेशमान होता। वो इस वक्त इसी बात को समझने की सलाहियत नहीं रखता था कि सच क्यों छुपा रही है अमरा और झूठ क्यों बोल रही है। किचन में शादी का फोन पर कह रही थी और कमरे में जब हाशिम ने खुद ही ऐसी बात की तो थप्पड़ मार दिया। वो लड़की हाशिम को उलझा रही थी, मगर अब हाशिम सब जानना चाहता था। उठा फिलहाल तो असल में इस बार हाशिम डरा था। वो छोड़कर जो हमेशा बहुत दूर चली जाती थी, उसे अमरा के थामे हाथों को और मजबूती से थामा। बेड क्रॉन से टेक लगाए वो सर अटका गया, मगर आंखें बंद ना की। अमरा उसके साथ लेटी सो रही थी और हाशिम उसके पास चैन वो सब उजाड़ कर महसूस कर रहा था। सो नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।